हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? यस, हम लोग अगले आपका स्टेज में एंट्री करते हैं और हमारा फोर्थ चैप्टर यानी कि सब्सिडरी बुक एंड कैश बुक, हम इसको बहुत प्यारे तरीके से आपको समझाएंगे। और मैं एक चीज़ आगे बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा जो मेन मकसद है, नॉट ओनली टू मेक यू एबल टू सॉल्व द MCQs ऑफ आर CMA फाउंडेशन, बट इसके साथ साथ आपको ना मैं रियल लाइफ अकाउंटिंग इस पर सिखाऊंगा। कल को जब आप CMA बन जाएंगे, किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, तो उस कंपनी के अंदर में रियल लाइफ अकाउंटिंग कैसे होता है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर में आपके साथ समझेंगे, ताकि आगे आपका कॉन्सेप्ट बहुत तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए। बच्चे सुनिए मेरी बात। देखो, मैं पहले बता चुका हूँ, जर्नल का मतलब होता है प्राइमरी रिकॉर्डिंग। कई चैप्टर में हम देख चुके हैं पहले। आपका प्राइमरी रिकॉर्डिंग मतलब बिजनेस जो फर्स्ट टाइम हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। जब बिजनेस को फर्स्ट टाइम अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग या तो आपका सब्सिडरी बुक में होगा या फिर आपका जर्नल एंट्री। मैंने बताया हुआ है कि देयर इज और, यहाँ पे और है बच्चे, या तो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे या फिर यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। जो चीज़ें सब्सिडरी बुक में जाती है हम उनको वहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जो सब्सिडरी बुक में नहीं आती हम उनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये जो थ्योरी है, ये जादू जो मैं बताना चाहता हूँ, इन सब से ये चीज़ें क्या है, इन सब से हट करना मैं पहले आपको लेके आना चाहता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 1 के पास। पता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव सिर्फ आपको इस चैप्टर पे मास्टरी कराना नहीं है मेरा। इस क्वेश्चन के थ्रू ना बच्चे रियल लाइफ अकाउंटिंग कैसे होता है मैं वो आपको सिखाना चाहता हूं, ताकि कोई भी बच्चा जो प्रैक्टिकली कभी कोई काम किया है किसी कंपनी में, उनके साथ भी आप डिस्कशन कर पाए, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो 10-12 मिनट में समय बर्बाद करूंगा आपका जरूर, लेकिन बिलीव करो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। इस चैप्टर को इन डेप्थ समझा रहा हूँ और प्रॉपर अकाउंटिंग का एक फाउंडेशन दे रहा हूँ, ताकि आपको सब कुछ पता हो। कल को CMA बनने के बाद सिर्फ बुक ही थोड़े पढ़ना बदमाश, आपको कंपनी का अकाउंट संभालना है, तो वो कंपनी अकाउंट्स कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर ना? अब सुनिए मेरी बात। पता है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जब भी आपके बिजनेस में, जैसे सपोज दैट कि कल को आप क्या किए, एक कंपनी का नाम लेता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और भूल जाओ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। नाम सुना आपने ना? यस सर, टाटा मोटर्स। ये एक बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है, और इस कंपनी का मैंने आपको अपॉइंट कर दिया CMA एज एन अकाउंटेंट। आप इस कंपनी के अकाउंट्स को संभाल रहे हो। इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, आप पढ़े लिखे इंसान हो, CMA हो, आओ मेरे कंपनी के अकाउंट्स को संभालो। तो आपका काम क्या होगा जी? इनका पूरा अकाउंटिंग को संभालना। देखो, अकाउंटिंग तभी ना संभालोगे जब आपको पता होगा कि अकाउंटिंग एक्चुअली रियल लाइफ में करते कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि CMA की डिग्री आ गई और आप गए कंपनी के अंदर में, हाँ जी लाओ अकाउंट संभाल लेंगे। अकाउंट्स करोगे कैसे, वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के पहले ये मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है खास आपके लिए। जब भी किसी कंपनी के अंदर में आपका अपॉइंटमेंट होगा तो पहले आपको क्या करना होगा? रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको रियल लाइफ अकाउंटिंग सिखा रहा हूं, हाउ द रियल लाइफ अकाउंटिंग गोज ऑन, कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है। तो होगा ना क्या बच्चे कि आप यहाँ पे सपोज दैट कि जब आप किसी कंपनी के अंदर अपॉइंट होंगे तो पहला काम क्या होगा? आपको पहचानना कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रहे हैं आपके आंखों के सामने जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, मतलब कि जो मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। पहले आपने उनको पहचान लिया, फिर उनकी मनी के टर्म में उसकी वैल्यू, उसका मेजरमेंट करना कि आखिर वो ट्रांजैक्शंस कितने पर रिकॉर्ड होगा, वो भी आपने पता कर लिया। उसके बाद मेरे बच्चे अब शुरू होता है क्या? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग में पहला स्टेप क्या होगा? प्राइमरी रिकॉर्डिंग। प्राइमरी रिकॉर्डिंग का मतलब फर्स्ट टाइम आप जब अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करोगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कहाँ रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप रिकॉर्ड करोगे सब्सिडरी बुक में या फिर आप उसका पास करोगे जर्नल एंट्री। याद रखना, देयर इज और का मतलब या तो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे या फिर वहाँ। जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं ना बच्चे, जितने ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं उन सब की जर्नल एंट्री पास नहीं होती। अदरवाइज सोचो ना, एक टाटा कंपनी के अंदर में आप जरा सोचो कि एक साल में कितने ट्रांजैक्शंस होते होंगे। मैं आपको बता देता हूं, एक साल में कम से कम करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते होंगे अगर टाटा मोटर्स की बात करते हैं। हजारों लाखों इनके कस्टमर हैं, हजारों लाखों इनके सप्लायर्स हैं, हजारों लाखों इनके एम्प्लॉय हैं, बहुत बहुत बड़ा बिजनेस इनका है। तो समझो करोड़ों ट्रांजैक्शंस को अगर आप क्या करते हो जी, जर्नल एंट्री उनका बनाते हो, करोड़ों एंट्री बनाते हो,
और फिर करोड़ों एंट्री को आप क्या करते हो, उनका सेकेंडरी रिकॉर्डिंग यानी कि लेजर में पोस्टिंग करते हो करोड़ों। तो सोचो लेजर कितने बड़े बड़े दिखेंगे, कहाँ अकाउंट्स ठीक लगेगा। आपको लगेगा कि यार जिंदगी ना सिर्फ ये रिकॉर्ड एंट्री पास करने में, लेजर बनाने में ही गुजर गई। तो इसके बाद जो काम करना, वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, वो कैश फ्लो, फंड फ्लो, वो कैसे बनेगा, हम डिसीजंस कैसे लेंगे, हमारे पास मतलब बहुत सारे काम आपके खत्म हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे अकाउंट्स बोलते हैं कि ना ना ऐसा नहीं करना है, आपको करोड़ों एंट्री को लेजर में नहीं लेके आना है, उन करोड़ों एंट्री को थाउजेंड्स में चेंज कर दो, 100 में चेंज कर दो, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड करो। उसी काम को करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, प्राइमरी रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड प्राइमरी रिकॉर्डिंग में हमने क्या किया, एक तरफ लिखा पहले सब्सिडरी बुक, पहले प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा, इनमें रिकॉर्डिंग करो, अगर इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा तो फिर आप यहाँ पे करना। पता प्राइमरी सब्सिडरी बुक के अंदर में जैसे कि एक है आपका परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब कि अगर हम गुड्स को परचेज करते क्रेडिट पे तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। जिन गुड्स को परचेज किया था क्रेडिट पे, अगर वो रिटर्न हो जाएंगे तो परचेज रिटर्न बुक में होगा। गुड्स को सेल किया अगर क्रेडिट पे तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। जिन गुड्स को सेल किया था क्रेडिट पे, अगर वो रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न बुक में होगा। एक्सेप्टेंस हमने कस्टमर से अगर रिसीव किया है तो बिल्स रिसीवेबल बुक में होगा। अगर हमने अपने सप्लायर को एक्सेप्टेंस दिया है तो बिल्स पेबल बुक में होगा। ये BRBP का डिटेल हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल आगे बढ़ो। कैश में जो भी हमारे बिजनेस में लेन देन होगा वो कैश बुक में आएगा। जो बैंक में बैंक से लेन देन आपका होगा वो बैंक बुक में जाएगा। ये सारे सब्सिडरी बुक हैं। ये कैश बुक, बैंक बुक अलग अलग देख के कंफ्यूज मत हो जाना। आपने कैश बुक पढ़ा है ना, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3 कॉलम में एंड 2 कॉलम में कैश बैंक डिस्काउंट, 3 कॉलम में कैश बैंक डिस्काउंट आ जाता है। तो मेरे बच्चे एक्चुअली आज के टाइम पे क्या होता है ना, जो मॉडर्न ज़माना है, आपका ज़माना, कि जैसे बड़ी बड़ी बिजनेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे तो बैंक से भी खूब सारे लेन देन होते हैं, कैश में भी खूब सारे लेन देन होते हैं, तो हम दोनों को इकट्ठा करके क्यों काम खराब करें। तो वो लोग क्या करते हैं कि कैश बुक अलग, कैश के ट्रांजेक्शन को अलग रिकॉर्ड करते हैं और बैंक के ट्रांजेक्शन को अलग रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए बैंक बुक बोल देते हैं। छोटी कंपनियां जो होती हैं उसके लिए ये एक ही बनता है, जिसको हम बोलते हैं कैश बुक विथ 3 कॉलम या 2 कॉलम। और जो बड़ी कंपनियां होती है 2 पार्ट में कर लेती हैं। रूल वही है, एंट्री करना और दूसरा कोई भी काम नहीं। तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, मुद्दे पे आते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया ना बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या था जरा सुनना। टाटा मोटर्स में वो सारे ट्रांजैक्शंस जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे होते हैं, पर डे, पर वीक, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि गुड्स को परचेज करना, गुड्स को सेल करना, आपका कैश के ट्रांजैक्शंस, बैंक के ट्रांजैक्शंस, है ना, जो सेल किया उसका रिटर्न। तो ये जो चीज़ें होते हैं ना, जो इस कंपनी में फ्रीक्वेंट बेसिस पे होते हैं, कहते हैं कि एक काम करो, उन सब की अलग से एंट्री मत पास करो, पहले क्या करो, आप उनको इस बुक में रिकॉर्ड कर लो। अब देखो बुक में रिकॉर्ड करने का फ़ायदा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाना पसंद करूँगा। जैसे मान लो कि टाटा कंपनी ने ना 1 वीक का डिसाइड किया है कि 1 वीक का जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा फ्रीक्वेंट बेसिस पे पहले हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, और 1 वीक का रिकॉर्ड करने के बाद उसका जो टोटल अमाउंट होगा उस टोटल अमाउंट से क्या करेंगे जी, हम अपना लेजर पोस्टिंग करेंगे। सर समझा नहीं, मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा हल्के माइंड से बताना चाहता हूँ। फिर मैंने एक क्वेश्चन बनाया ना, इस क्वेश्चन में ठीक से करके दिखाऊंगा। थोड़ा हल्के माइंड से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मान लो मेरे बच्चे, टाटा मोटर्स में क्या होता है कि A, B, C, D, E ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे टाटा मोटर्स क्या करता है, गुड्स परचेज करता है ऑन क्रेडिट। तो पता वो क्या करेगा, टाटा मोटर्स सब्सिडरी बुक में वो क्या बनाएगा, परचेज बुक। और परचेज बुक में लिखेगा कि ए से कितना परचेज किया, 20,000 का, इनसे मान लो 10,000 का, इनसे मान लो 15 का, इनसे मान लो 5 का, इनसे मान लो 10 का, मान लो। तो बताओ टोटल कितना आपका हो गया, तो 60,000 का परचेज किया। तो ये क्या करते हैं कि ये 1 वीक का बनेगा, 1 दिन का बनेगा, 1 महीने का, 1 बार में बनेगा, वो डिपेंड्स करता है हर एक कंपनी के ऊपर में। कंपनी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वो डे बेसिस पे भी बना लेते हैं, 1 दिन का 1 बार में। थोड़ा कम है तो वीकली, और कम है तो मंथली बेसिस पे बना लेते हैं, वो उनकी कॉल है, खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। होगा क्या ना बच्चे कि जब हम परचेज बुक बनाएंगे तो जिन जिन लोगों से इस वीक में परचेज किया ना, हम पहले उसको इसी में रिकॉर्ड करके उसका टोटल निकाल लेंगे, और इस टोटल से, इस 60 रुपीज से क्या होगा कि आपका लेजर पोस्टिंग जो होगा, लेजर में रिकॉर्डिंग्स होगा। कैसे, मैं भी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा।
फायदा समझो कि अगर ये सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सबकी आप यहाँ पे जर्नल एंट्री पास के रहते, तो 6 टाइम अगर 5 लोगों से परचेज किया तो 5 बार एंट्री बना, तो 5 बार आपके परचेज के लेजर में पोस्टिंग होता। अब वो 5 बार ना करके क्या हुआ जी, अब एक बार आपका हो गया। ट्रांजैक्शन जो इतने सारे लेजर में रिकॉर्ड होने थे उनको हमने मिनिमाइज कर दिया। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है और उसी कला के अंदर में ये सारे काम होते हैं। तो मैं तो बस आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखो जी, ये आपका जो आपका सब्सिडरी बुक का जो कॉन्सेप्ट आया ना कि हर एक का एंट्री नापास करके पहले उनको जो एक वीक में या एक महीने में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको पहले इकट्ठा करो, उसकी एक एंट्री पास करना, जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे उसको यहाँ रिकॉर्ड करना। अब आई जरा थोड़ी सी बात आपसे कर लूँ। गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, कहाँ रिकॉर्ड होगा? आपका परचेज बुक में। गुड्स को परचेज किया कैश पे, कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। कैश में पेमेंट हुआ तो कैश बुक में, बैंक से पेमेंट हुआ तो बैंक बुक में। गुड्स को सेल किया क्रेडिट पे, कहाँ रिकॉर्ड हो गया? इसमें। गुड्स बेचा कैश पे, कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। रिटर्न की एंट्री एंड सो ऑन आपका। तो जो चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है, देख लो कौन कौन से नाम है जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे होते हैं, जो यहाँ पे नहीं उन्हीं की एंट्री पास होगी। अब एंट्री किसकी पास होगी मैं आपको बताता हूँ। बताओ, मशीन, मान लो कोई एसेट है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी, अगर मैं परचेज करता हूं और पेमेंट करता हूं कैश में तो कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। कैश में पेमेंट चला गया, प्राइमरी रिकॉर्डिंग यहां पे हो गया। लेकिन मशीन को परचेज किया क्रेडिट पे, बोलो बोलो, मशीन को अगर मैं परचेज करूं क्रेडिट में तो क्या यहां रिकॉर्ड होगा? नहीं सर, यहां तो सिर्फ गुड्स की रिकॉर्डिंग होती है। तो मशीन टू वेंडर अकाउंट हम उसकी एंट्री पास करेंगे यहां पे। रेंट आपने पे किया बच्चे, एंट्री यहां पे आएगी। रेंट पे करना बकाया है तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट था ना, एंट्री याद है ना आपको। तो उसकी आपका यहाँ कहीं एंट्री नहीं होगा तो हम एंट्री जनरल एंट्री पास करेंगे। तो कसम खा लो कि पहले हम प्रायोरिटी यहाँ देते हैं, जो चीज़ यहाँ पे आ गया ठीक है, जो नहीं है उसी की एंट्री पास करेंगे। और वो फिर क्या होगा जी, अब इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे? सेकेंडरी रिकॉर्डिंग यानी कि लेजर के अंदर में। और लेजर के बाद अगर हमारा अकाउंटेंट सोचता है कि एक बार चेक कर ले कि हमने सब कुछ ठीक किया है ना, तो क्या करेगा? वो ट्रायल बैलेंस बना लेगा। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन हाँ ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो बनाते रहते हैं, बीच बीच में वो कभी भी बना सकते हैं। तो ये सारी कहानी प्राइमरी सेकेंडरी ट्रायल बैलेंस कैसे होगा ना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू समझाऊंगा। क्योंकि 1 में पता है क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग आपको प्रिपेयर, आपको सब्सिडरी बुक, प्राइमरी रिकॉर्डिंग, लेजर, सेकेंडरी और आपका ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो आपका कहता है कि एंटर द फॉलोइंग इन द प्रॉपर, मैं इसको हटा के जर्नल कर देता हूँ। जर्नल मतलब कि आपका वो ट्रांजैक्शन जो होगा या तो सब्सिडरी बुक में या फिर जर्नल एंट्री में बनाइए, फिर लेजर और फिर आपका ट्रायल बैलेंस। सुनिए ना ध्यान से, मुझे बताना, मैं आपसे पूछता हूँ। ये देखो, पहले तो एक चीज़ देख लो आप, इनके ये जो आपके ट्रांजैक्शन है ना बच्चे, अगर ध्यान से देखोगे तो 2026 का सिर्फ और सिर्फ जनवरी की बात कर रहा है, सिर्फ जनवरी का, मतलब सिर्फ 1 महीने का। ये बात ध्यान रखना, ये 1 महीने का है। तो यानी कि 1 महीने का देने का मतलब कि कंफर्म्ड है, 100% श्योर हूं कि इनका जो सब्सिडरी बुक बन रहा होगा ना, वो 1 महीने में क्लोज हो रहा होगा। वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि भैया हमें 1 महीने का बनाना है, 1 वीक का बनाना है, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का। तो आप उसके चक्कर में मत पड़ना। आप जिस कंपनी में जाओगे वो कहते हैं कि भैया सब्सिडरी बुक तुम 3 दिन का बना के फिर लेजर पोस्टिंग करो, तो 3 दिन का कर लेना। तो वो उनके रूल होंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 महीने के ट्रांजेक्शन को हमें पहले जर्नल में एंट्री करना है, फिर लेजर में एंट्री करना, फिर एंड में चेक करना है कि ट्रायल बैलेंस में सब कुछ ठीक है ना। तो आपसे मैं पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ पहले, परचेज गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम ए कुमार एंड सन्स। हमने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पे, नाम बता दे और आगे ना लिखे कैश या क्रेडिट, तो हम क्रेडिट पे मानते हैं। तो जब बताओ गुड्स परचेज किया ए कुमार से यानी क्रेडिट पे, कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो आप बोलोगे परचेज बुक में, क्योंकि गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे। प्राइमरी रिकॉर्डिंग अभी बात कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा बच्चे? सेल किया हमने विनय कुमार को क्रेडिट पे, तो जब सेल किया क्रेडिट पे तो कहाँ जाएगा? सेल्स बुक में जाएगा। अब देख लो, ये मैंने परचेज बुक में लिखा है, ये सेल्स बुक में। यहाँ देख लो आप, यहाँ पे परचेज बुक में मैंने लिखा ए कुमार, और देख लो इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। कहते हैं कि सब्सिडरी बुक एक रफ रिकॉर्ड है और कुछ भी नहीं। लेजर का जो टी शेप हुआ करता था ना, वो यहाँ पे नहीं है। आपकी मर्जी, जैसे डेट लिख दिया, ये लिख दिया। लेजर फुल जरूर लिखना कि आखिर किस लेजर नंबर में ट्रांसफर होता है, वो नंबर लिखना होता है रियल लाइफ में। यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो जो परचेज किया उनसे लिखा, जिसको सेल कर रहे हैं हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर क्रेडिट पे आपका हुआ है तो।
गुड्स परचेज किया विनोद से आपका 4000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो परचेज किया ना क्रेडिट पे परचेज बुक में जाएगा कितने पे 4000 माइनस 5% यानी कि 3800 से एंट्री होगा, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। उसी तरीके से हमने क्या किया, ये जितनी एंट्रियां है ना बच्चे, ये सारी एंट्री हमने प्राइमरी में किया। हमने ए कुमार विनोद जैन से परचेज किया इतने 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 का, ये टोटल परचेज हमारा इतना निकल के आ गया, ठीक है ना। हमने सेल्स बुक में जिनको जिनको भी क्रेडिट पे सेल किया है वो अमाउंट हमने लिखा, ये टोटल सेल्स हमारा निकल के आ गया। फिर देखो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को, पता है ना आपको, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या, इनवर्ड हमारे पास वापस आना, इनवर्ड वापस आना, इनवर्ड वापस आना, तो हमने जो सेल किया होगा वही तो वापस आएगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है। विनोद कुमार से रिटर्न हुआ है कितने का, 500 का। अब मैं ना ये आपको एक बार सेल्स रिटर्न वाला दिखा दूँ। 25 को हमने वापस किया था, 25 को, ये देखो आपका कहता है कि विनय कुमार रिटर्न गुड्स आपका 500 रुपीज़ का। और विनय कुमार आपका विनय कुमार को हमने कहाँ सेल किया था, विनय कुमार को, ये देखो विनय कुमार को सेल किया था ना बच्चे 2000 का, तो वही वापस हुआ, ठीक है। फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक किसको बोलते हैं, परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न जितने पे इनसे परचेज हुआ था उतने पे रिटर्न भी होगा, अगर किसी से रिटर्न हुआ है तो विनोद से रिटर्न हुआ है। अब विनोद वाला रिटर्न एक बार देख लो, मैं यही एक्चुअली दिखाना चाहता था। 22 तारीख को रिटर्न हुआ है, ये देखो क्या बता रहा है। 22 तारीख को बोलता है रिटर्न गुड्स टू विनोद 500 ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है उन गुड्स को हमने वापस किया जिसका आपका एमआरपी कितना था, 500। तो हमें चेक करना होगा विनोद ब्रदर्स को हमने जब उनसे हमने परचेज किया था तो हमने ग्रॉस पे किया था या कोई ट्रेड डिस्काउंट लिया था, क्योंकि अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा बच्चे तो रिटर्न भी इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही होगा। देखो ना विनोद कहाँ है बदमाश, विनोद देखो, विनोद से जब परचेज हुआ था ना तो 5% ट्रेड डिस्काउंट पे था, तो ये 500 पे हमें 500 पे 5% कितना हो जाएगा, 25, यानी कि हमें जो रिटर्न की एंट्री करनी होगी 475 से करनी होगी। आप देख लो, आपको विश्वास नहीं ना अपने संतोष सर पे, हमने 475 पे किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जाम में ये आएगा, आपको तो एमसीक्यू के रूप में आएगा, तो आपको ध्यान से देखना होगा कि आखिर क्या वो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसी तरीके से ए कुमार को हमने रिटर्न किया, ठीक है। अब आ गया हमारा कैश बुक। कैश बुक हमने अभी, क्योंकि कैश और बैंक की हमने बात नहीं की, तो कैश बुक हम सिंपल कैश बुक बना रहे जिसमें एक ही कॉलम है कैश का। और देखो हमने जो भी सेल किया ना बच्चे, वो हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री कर दिया, है ना। कैश पे जो सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया वो कहाँ जाएगा, सेल्स बुक में। कैश पे सेल किया कहाँ जाएगा, कैश बुक में आपका, तो वो आपका निकल के आ गया। और हमने एक फर्नीचर परचेज किया था, पेमेंट किया था कैश पे, आप देख सकते हैं हमने 2000 का परचेज किया है कैश पे, और ये करके हमारे पास एंड में कैश कितना बच गया, 22,500 रुपीज़ का अमाउंट, है ना। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब देखो जो इन बुक्स में नहीं आ पाया ना, हमने उसकी जर्नल एंट्री पास की। एक वो फर्नीचर जो हमने क्या किया था जी, क्रेडिट पे परचेज किया था, मैंने दिखाया था ऊपर में। अगर आप कहते हो कि सर दोबारा दिखा दो, तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखो ना, आपने 20,000 का जो परचेज किया था ना रानी ब्रदर्स से फर्नीचर, आपने वो 20,000 की एंट्री आपने यहाँ पे दिखाया। और एक फर्नीचर आपने 20 तारीख को आपने सेल भी किया है, ये देखो आप जरा, 20 तारीख को हमने फर्नीचर बेचा था 1200 में। वो था कितने का, वो कुछ नहीं बता रहा, बोल रहा है कि 1200 में बेच दिया, तो हम मानेंगे कि 1200 का फर्नीचर रहा होगा और 1200 में हमने बेच दिया। तो खैर हमने क्या किया, सेल्स की एंट्री कर दी कि भैया हमने सेल किया है और पेमेंट हमें उतना एन कुमार से लेना है, क्योंकि कैश पे बिकता तब तो कैश बुक में चला जाता। तो ये हमने क्या किया, काम खत्म। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि दिस इज व्हाट कॉल्ड द प्राइमरी रिकॉर्डिंग। आप जब कल को सीएमए बन जाएंगे, आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे, तो मैं बता दूं कि ये सब काम आपको नहीं करना होगा। आपके अंडर में कई सारे अकाउंटेंट काम करेंगे, उन अकाउंटेंट से ये काम करवाना होगा कि चलो जी, एक को हमने बोल दिया तू प्राइमरी रिकॉर्डिंग कर, तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। एक को बोल दिया तू सेकेंडरी रिकॉर्ड कर, तो वो बंदा अब क्या करेगा, सेकेंडरी रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, लेजर यानी कि प्रिंसिपल बुक में रिकॉर्डिंग करना। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको दिखेगा अकाउंट्स की कला, याद है ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग।
कर लिया हमने, 8 हमने दिखा दे रिकॉर्डिंग में। क्लासीफाइंग, अब हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे। एक नेचर के जितने सारे अकाउंट्स होते हैं उनका ट्रांजेक्शन उस अकाउंट में रिकॉर्ड करना, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल ऑर्डर। एनालिटिकल, जो आपने ये रिकॉर्डिंग करते हो ना प्राइमरी, वो तो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बताया था मैंने आपको। और यहाँ पे क्या होता है, एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब कि एनालिसिस करना कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस अकाउंट से जुड़ा हुआ है, और उस में हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। अब देखो क्या होगा, 1 महीना गुजरने के बाद नाउ वी आर मेकिंग एंट्री इन आवर परचेज अकाउंट। देयर इज अकाउंट, अकाउंट वर्ड का मतलब कि लेजर में आ रहा है, और हम क्या करें, यहाँ पे हम पोस्टिंग करते हैं। देखो कैसे करेंगे, पता है क्या होगा, ये देखो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। ये रहा हमारा परचेज बुक। मेरे बच्चे, परचेज बुक में आपने क्या किया, 3 लोगों से परचेज किया है, तीनों का मिला के बताओ टोटल परचेज कितना है, 12,950। तो परचेज अकाउंट में 3 बार एंट्री जाने के बजाय सिर्फ 1 बार एंट्री जाएगा, कितने का, 12,950 का। और आप बोलोगे क्या जी, यहां बोलते हो परचेज बुक में महीना खत्म होने के बाद ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट डेटेड, किस डेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, ये और जो आपका परचेज अकाउंट होगा ना बच्चे, परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस पर हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इनके डेबिट में क्या करोगे, 31 जनवरी को हम एंट्री करेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। मतलब परचेज बुक में जो एंट्रीज दिख रहा है, सन्ड्री मतलब कई सारे एंट्री, उनका टोटल हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब सुन लो मेरी बात ना, बोलो हाँ ये सर। तो हमने क्या किया, अब देखो ना, अगर परचेज बुक ना होता तो लेजर में परचेज अकाउंट में क्रेडिट परचेज को लेकर यहाँ पे 3 एंट्री दिखता। और यहाँ तो सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं टाटा कंपनी की बात करूँ तो 1 महीना में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आपका परचेज हो जाता, तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टाइम आपका एंट्री लिखना पड़ता, जो बहुत हौच-पौच हो जाता, फिर मज़ा नहीं आता अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो सब्सिडरी बुक में उसको इकट्ठा करके हमने 1 एंट्री पास कर दिया। हाँ, जो परचेज हमने कैश पे किया था 18 को, आप देख सकते हो कि 18 तारीख को हम लोग क्या किए थे जी, परचेज किए थे। अब मैं यहाँ नहीं देखूंगा, ये खत्म करो, अब मैं यहाँ देखूंगा, ये सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग जाता लेजर अकाउंट में। अब देखो हमने कैश पे कुछ परचेज किया, हाँ जी हमने कैश पे भी देखो हमने परचेज किया है 2000 का। तो हम उस 2000 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेकर आएंगे 18 को, आपका जो हमने परचेज किया 18 की ये एंट्री होगी, 31 की ये एंट्री होगी, जब हमने किया था। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बात आगे बढ़ने के पहले, कि ये जितनी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई ना, आप मान लो वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, ये सब चीज़ें जिनको देखकर हम क्या करते हैं जी, हम कहाँ एंट्री करते हैं, प्राइमरी में। हम प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। और मेरे बच्चे, प्राइमरी को देखकर हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हम प्राइमरी को देख के सेकेंडरी में लेकर आएंगे। हमने क्या किया कि एक एक एंट्री अगर देखा जाए, एक एक एंट्री में दिखा दो, हमको मजा आएगा। जैसे परचेज बुक से क्या हुआ, ये चला गया परचेज अकाउंट में। और फिर मेरे बच्चे, ये जो 3 पार्टी है ना, ये 3 पार्टी, इन तीनों का इंडिविजुअली अलग अलग आप अकाउंट खोलेंगे, अलग अलग। और ए कुमार से परचेज किया 6000 का, तो ए कुमार में हम क्या करेंगे, 6000 दिखाएंगे। पहले मुझे ये बता दो आगे बढ़ने के पहले, कि जिनसे आपने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, यानी कि ए कुमार, वो आपके एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है ना बदमाश। जिनसे हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, उनको हमें पेमेंट करना है। जिनको पेमेंट करना वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, तो लायबिलिटी आपका है। यानी कि इनका जब अकाउंट खुलेगा तो इनको लायबिलिटी ट्रीट करते हुए अकाउंटेंट क्या करेगा, उसके क्रेडिट साइड में एंट्री करेगा, क्योंकि आपको पता है लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक कुमार में उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया जी, एक तो परचेज अकाउंट खोला, और एक उन्होंने क्या किया होगा, एक कुमार खोला होगा। मैं ऊपर नीचे हो सकता अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। एक कुमार में क्या हुआ, ये देखो आपका बाई परचेज है ना, बाई परचेज आपको 6000 का हमने क्रेडिट पे एंट्री दिखाया आपको यहाँ पे। उसी तरीके से दूसरा बताओ हमने किससे परचेज किया, सबके पार्टी के सारे पार्टी का अकाउंट खोलते हैं। हमने दूसरा किससे परचेज किया, विनोद कुमार से। तो 3800 की एंट्री हमने क्या किया, विनोद कुमार में किया। अब देख लो यहाँ पे विनोद कुमार में हमने यहाँ पे किया, आपका विनोद कुमार में एंट्री किया। ठीक है ना। उसी तरीके से तीसरा पार्टी कौन है जी, जिससे हमने परचेज किया है, तो हमने तीसरा पार्टी यहाँ पे एन कुमार। तो अब देखो एन कुमार के क्रेडिट में, क्योंकि जब भी हमें परचेज बुक में दिखता है तो ये सभी हमें क्या दिख रहे होंगे, हमारे लायबिलिटी हैं, और लायबिलिटी को हम क्रेडिट कर रहे होंगे। तो एन कुमार देखो हमने क्या किया यहाँ पे, तीसरा कौन था, कौन था ये जिससे हमने परचेज किया, एक्चुअली जयंत कुमार 3150। तो जयंत कुमार का हमने अकाउंट खोला होगा, ये रहा जयंत कुमार का बाय परचेज अकाउंट। ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो ना, आप
प्राइमरी रिकॉर्डिंग में देख के आप इंटरप्रेट कर रहे हो कौन है आपका डेटर है क्रिएटर, और उसके हिसाब से हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन में ये बात जब तक आपको नहीं पता तब तक आप गलती सुधार नहीं पाओगे। मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, इसको समझने के बाद ही वो बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी जो वहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो ये भी हमने काम कर लिया। तो हो क्या रहा है कि परचेज बुक का 1 महीने के बाद टोटल निकाल रहे हैं, परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, और जितने पार्टी उनका तो इंडिविजुअल अकाउंट हम खोलते हैं कि किससे उनसे कितना लेन देन है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका अब इसकी एंट्री हो गई हमारी परचेज की। अब उसी तरीके से क्या होगा जी, हम सेल्स बुक से एंट्री लेकर आएंगे। तो सेल्स बुक से आपका क्या होगा कि सेल्स बुक से एंट्री कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में एंट्री कितने से करोगे, इतना, क्रेडिट सेल्स का है ना। सेल्स आपका रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू बढ़ना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट में महीने के एंड में आप क्या करोगे, 8875 से एंट्री करोगे, है ना। तो आपने क्या किया, 8875 की एंट्री आपने यहाँ पे दिखाई। ये देखिए आपका सेल्स बुक में, सेल्स अकाउंट में हमने क्या किया, आपका 8875 बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, मतलब सेल्स बुक से ये ट्रांसफरिंग आपका है। और क्योंकि 1 महीने का बता रहा हूँ इसलिए हमने डेट नहीं लिखा, अदरवाइज यहाँ पे डेट भी लिखा जाता कि किस डेट की ट्रांसफरिंग एंट्री आपका है, जैसे वहाँ पे हम डेट लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर जो सेल हमने कैश पे किया है, कैश पे सेल किया, उसको हमने यहाँ पे दिखाया, हमारा टोटल सेल्स इतना निकल के आ गया सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स बुक में आपका सिर्फ क्रेडिट सेल्स जाता है, लेकिन सेल्स अकाउंट में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों जाते हैं। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज जाता है, लेकिन परचेज अकाउंट में बच्चे आपका कैश परचेज क्रेडिट परचेज दोनों जाता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ के आ रहा है सेल्स बुक के बारे में कि सेल्स अकाउंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ आपको पता होगा। उसी तरीके से जो रिटर्न इनवर्ड बुक है ना, मतलब सेल्स रिटर्न बुक, तो सेल्स रिटर्न बुक से ये कहा जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में। जैसे बुक आपने मेंटेन किया उसी तरीके से सेल्स रिटर्न अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। अब देखो सेल्स रिटर्न पूरे वीक में कितना हुआ है, 500। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में किस साइड जाएगा, सुनो ध्यान से, सेल्स का बढ़ना क्रेडिट होता है ना, तो रिटर्न का बढ़ना डेबिट होगा। यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में ये एंट्री कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। आप देख सकते हो हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट खोला है और हमने उसको कहाँ लिखा है जी, उसके आपका डेबिट में आपका यहाँ पर लिखा। अगेन टू सन्ड्रीज एज पर रिटर्न इनवर्ड बुक, आपका डेटेड लिखा जाता है कि किस डेट का आपका अमाउंट है। अगर डेट ना लिखो तो यहाँ से देख के भी हम डेट का अंदाजा लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि किस डेट की ट्रांसफरिंग एंट्री है। क्लियर ना। तो आपका ये अमाउंट निकल के आ गया। तो सबका अकाउंट जितने बुक होंगे ना, सबके हम क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं। उसी तरीके से आपका यहाँ पे परचेज बुक है बच्चे, तो उसका अकाउंट खुल जाएगा, परचेज रिटर्न का अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनना, कैश बुक के बाद ना हम कैश अकाउंट ओपन नहीं करते। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, अरे यही तो खूबसूरती है हमारे अकाउंटेंसी की। पता है कैश बुक जो है ना, अगर इसके बाद आप कैश अकाउंट बनाओगे तो एग्जैक्टली आपको ऐसा ही दिखेगा। वहां भी टू सेल्स, क्योंकि कैश का आना यहाँ, कैश का जाना यहाँ पर लिखता है। इसलिए आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि अगर कोई पूछ दे कि कौन सा वो अकाउंट है जिसकी जो प्राइमरी बुक में भी रिकॉर्ड होता है और सेम अकाउंट आपका सेकेंडरी में भी माना जाता है कि रिकॉर्ड हो चुका है पहले ही, हम अलग से सेकेंडरी में उसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो कैश बुक होता है बच्चे। कैश बुक आपका हो गया। अगर हम बैंक बुक भी बनाते, अलग से बनाते, तो कैश बुक एंड बैंक बुक हो गया, क्योंकि इनका बुक जो है ना, जो बुक में जिस तरीके की एंट्री है सेम एंट्री अकाउंट में दिखेगी। सेल्स बुक के साथ ऐसा नहीं है। सेल्स बुक में तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स है, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कैश दोनों आता है, तो वहाँ तो अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ कोई लेजर का फॉर्मेट नहीं है, वहाँ का लेजर का फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी आंखों से देखोगे ना, प्यार से देखोगे ना बच्चे, जैसे आप अपने मम्मी पापा दोस्त भाई बहन को देखते हो, तो जिस तरीके से आपका कैश बुक दिख रहा है उसी तरीके से कैश अकाउंट भी दिखेगा। इसलिए हम सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में कैश अकाउंट दोबारा बनाने की नौबत नहीं उठाते। तो कैश इतना आया, कैश इतना गया, एंड में कैश कितना बच गया, हमारे पास इतना बच गया, ठीक है ना। ये भी हमारा हो गया। और जितने भी आपके जर्नल एंट्री में नाम है, इनका भी अकाउंट खुलेगा। हम फर्नीचर का अकाउंट खोलेंगे, हम रानी ब्रदर्स का अकाउंट खोलेंगे, हम एन कुमार का अकाउंट खोलेंगे। फर्नीचर का अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ, हम उसी में क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस कर देंगे। और यही काम करते हुए हम लोगों ने क्या किया, आप मुझे अगर देखोगे तो ये सेकेंडरी रिकॉर्डिंग हमने कंप्लीट किया है। एक्सक्यूज मी, ये हमने क्या किया, सारी आपका सेकेंडरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट किया है। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद बच्चे अब हम क्या करते हैं, सबका अकाउंट हमने बनाया है, सबका बनाया है, और फिर हम आ गए हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर में। ट्रायल बैलेंस के अंदर में, और ट्रायल बैलेंस में सेकेंडरी रिकॉर्डिंग्स में, यानी कि लेजर में जितने सारे नाम आपने यूज किए थे वो, और प्राइमरी से 2 नाम, एक तो कैश का और दूसरा बैंक का,
बट फिलहाल बैंक नहीं है तो सिर्फ कैश का। ये सभी हम ट्रायल बैलेंस पे लाके जो अकाउंटेंट है वो चेक करता है कि भैया हमने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों से टैली कर गया तो ठीक है, अगर टैली नहीं किया तो गलती होने के चांसेज है। इवन आपको ये भी पता है कि इवन दो टैली हो गया तब भी कुछ गलती होने के चांसेज हो सकते हैं, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपका हम रेक्टिफिकेशन में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर भी वो सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करता है, वो अपना बनाता है यहाँ पे क्या जी, ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस बनाता है आपका। एक बात और बता दूं, आप ये मत कहना कि सर आपने गलत पढ़ाया, या कोई आपको बोले कि आपके संतोष सर ने गलत पढ़ाया तो आप उन पे काउंटर अटैक कर सकते हो। सुनो वो क्या पता है बच्चों, ये जो आपका जो हमने सेकेंडरी रिकॉर्डिंग किया है, इस सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में अगर मैं देखूं तो जैसे कि हमारे पास एक है आपका परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में मैंने जितना भी टोटल परचेज किया उसको एंड में क्या लिखा, बाय बैलेंस सीडी लिखा ना, बाय बैलेंस सीडी बोलो हाँ, ये सर। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, बाय बैलेंस सीडी आपका लिखा। लेकिन याद रखना, ये बाय बैलेंस सीडी हमने पता क्यों लिखा, क्योंकि एक साल में सिर्फ 1 महीने का ही ये ट्रांजैक्शन आपका है, सिर्फ 1 महीने का। अगर ये परचेज अकाउंट क्लोज होता एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में, जनवरी के एंड में नहीं, साल के एंड में, तो मेरे बच्चे यहाँ पे फिर बाय बैलेंस सीडी नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब क्या है, ये आपका टेम्पोररी अकाउंट्स होते हैं। इनका बैलेंस हम क्या करते हैं जी, अगर वो ट्रेडिंग में जाते हैं तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट, अगर वो प्रॉफिट लॉस में जाते हैं तो बाय प्रॉफिट लॉस टू प्रॉफिट लॉस लिख के खत्म करते हैं। याद है ना आपको, हम लोग सीडी किसका लिख सकते हैं, जो हमारे एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल होते हैं, जैसे कि ए कुमार ब्रदर्स, ये अभी आगे भी इनसे लेन देन करना है, तो इनका अकाउंट्स में तो हमेशा आपका यहाँ पे सीडी ही होगा, सीडी बीडी आपका जो भी निकल के आएगा। लेकिन जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के आइटम होते हैं, मतलब परचेज, सेल एंड समथिंग लाइक दैट, आपका जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं, अगर वो साल के एंड में क्लोज हो रहे हैं तो उनका बैलेंस यहाँ क्या लिखा जाएगा, परचेज ना ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर साल के बीच में जैसे 1 महीने का ये अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तो बाय बैलेंस सीडी ही लिखूंगा मैं, इसको बाय बैलेंस बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये अमाउंट फिर अगले साल का, अगले महीने के स्टार्टिंग में आएगा, फिर अगले महीने की भी एंट्री यहाँ पे क्या होता है जी, रिकॉर्ड आपकी होती है, और साल के एंड में हम ट्रांसफरिंग करते हैं। ऐसे में बता दूं कि लेजर पोस्टिंग जो होता है ना, वो आपका क्या होता है कि वो आपका एनुअल बेसिस पे होता है, इसकी क्लोजिंग एनुअल बेसिस पे होती है। सब्सिडरी बुक की क्लोजिंग आप क्या करते हो, आप कभी भी कर सकते हो, 1 वीक, 1 दिन, 1 महीना, आपकी मर्जी है। लेकिन जो लेजर बनते हैं बच्चे, वो आपका 1 साल के बाद ही क्लोज होते हैं। बट क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 1 महीने का आपसे पूछा था तो हमने 1 महीने के बाद ही क्लोज कर दिया, और जब 1 महीने के बाद क्लोज करोगे तो इसको बाय बैलेंस सीडी ही बोलोगे, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस इसको आपका। क्लियर है ना? तो आप उनको समझा देना कि कोई कहता है कि ऐसा क्यों, तो उनका आपको रीजन पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड करके हम लोगों ने क्या किया जी, आपका यहाँ पे बनाया, और फिर हम आगे कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस साल के एंड में बनाते समय। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाते समय अब देखो एक बात और ध्यान रखना है। मैं जानता हूँ कि ये सारी बातें आपको पता होगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आप में से सारे बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े भी वीक हैं, मैं उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाऊँ। सुनेंगे ना, सवाल उठता है कि कैश बुक का जो बैलेंस आपका है 22,500, 22,500, ये 22,500 ये जब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? मतलब आपका कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका डेबिट है कि क्रेडिट है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपसे कोई पूछता है ना कि बैलेंस, तो उसी टाइम पे क्या करना, इसको ओपनिंग में ला के देखना कि कहाँ दिख रहा है। अगर ये ओपनिंग में आपको डेबिट में दिखेगा तो आप बोल देना इसका डेबिट बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएगा। अगर ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिख रहा है तो हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। हमेशा ओपनिंग में लाके बैलेंस चेक करते हैं, हम लेजर में आपको बता चुके हैं, है ना? तो आप देखो ना, ये परचेज का बताओ जरा कौन सा बैलेंस होगा, क्या क्रेडिट बोलेंगे? नहीं सर, डेबिट बोलेंगे। ओपनिंग में लाके हमेशा चेक किया जाएगा। सेल्स का क्या हम आपका डेबिट बोलेंगे? नहीं सर, क्रेडिट बोलेंगे, क्योंकि ओपनिंग में लाके देखा जाएगा। रिटर्न इनवर्ड का क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे। रिटर्न आउटवर्ड का क्या बोलेंगे जी हम लोग यहाँ पे, आपका यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ए का क्या बोलेंगे? ए का हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। विनोद का क्या बोलेंगे यहाँ पे, आपका क्रेडिट बैलेंस। जयंत का क्या बोलेंगे? आपका क्रेडिट बैलेंस, एंड सो ऑन। इस तरीके से करते करते हम लोगों ने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, हमारा दोनों से टैली कर गया। यानी कि जनवरी में जितना अकाउंटिंग हम लोगों ने किया है वो हमने सही किया है।
सर क्या ट्रायल बैलेंस हमेशा हर एक महीने के एंड में बनता है? मेरे बच्चे, ट्रायल बैलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले बता दूं। ये आपका जो अकाउंटेंट यानी कि आप या आपका जो जूनियर होगा उसको जब मन करेगा जितने समय तक की एंट्री चेक करना चाहता है कि अर्थमेटिकली हमने सही किया कि नहीं किया, उस समय क्लोज कर सकते हैं। जनरली ट्रायल बैलेंस भी साल के एंड में बनता है जनरली, बट कभी भी बना सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बातें समझा दी। मुझे विश्वास है कि अकाउंटिंग एक्चुअली चल कैसे रहा है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, और इसके बाद फिर फेज स्टार्ट हो जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट का, जो कि बुक कीपिंग में नहीं आता। आपको पता है वो कहाँ जाता है, अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ऐसे बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है, बट अकाउंटिंग बहुत वास्ट है, उस वास्ट का उसका पार्ट बोला जाता है। यही पढ़ा हमने ना, ये सर। तो मैंने ये सारी बातें आपको यहाँ पे बता दी है। अब मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से इन्हीं बातों को यहाँ से समझाऊंगा और आप इंजॉय करेंगे अपनी चीज़ों को। ये देखिए, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जितने भी प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल, यानी कि जनरल प्रॉपर आपका इसका नाम होता है, जनरल एंट्री भी कहते हैं, कोई भी नाम से बोले। स्पेशल जर्नल यानी कि सब्सिडरी बुक। नाउ अब लेट अस अंडरस्टैंड जादू। जादू तो बता दिया बदमाश, अब दोबारा क्या बताऊं। हाँ, इतना ही समझ लेना कि आपका यहाँ पे कहते हैं कि ये मैं कुछ है नहीं, वही चीज़ जो बता रहा था वही आप इसको देख लेंगे। जो ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक में चले गए, वो सब्सिडरी बुक में, जिनका सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता उन्हीं का हम क्या करते हैं कि जनरल एंट्री पास करती है। यही सब बातें बताई गई हैं। आइए, कौन कौन से आपके टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक होते हैं। एक हो गया कैश बुक, आप जानते हैं। एक होता है बैंक बुक, मैंने बता दिया। बैंक बुक जनरली कैश बुक का ही पार्ट होता है, मतलब बैंक अकाउंट जनरली कैश बुक के ही कॉलम बनाते हैं अगर छोटा फॉर्म है तो। अगर बड़ा फॉर्म है तो कैश का अलग बुक बना लेते हैं और बैंक का अलग बना लेते हैं, ताकि हौच पौच ना हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिख भी दिया आपको। परचेज डे बुक कह दे या परचेज बुक कह दे, परचेज रिटर्न डे बुक या परचेज रिटर्न बुक, सेल्स डे बुक या सेल्स रिटर्न आपका डे बुक कह दे, बीआर बुक या बीपी बुक, इन सब का क्या होता है आपका सेम मतलब निकल के आता है। बुक कह दे या डे बुक कह दे, आपको पता है। तो इतने तरीके के बुक होते हैं आज के टाइम पे, मॉडर्न जमाने में इन दोनों को मिला के एक भी कहा जा सकता है। एग्जाम में साफ साफ रहेगा, ऑप्शन दोनों होगा तो दोनों में या कोई एक ही दिया रहेगा, आप चिंता नहीं करना। याद रखना, ये जो बुक है ना बच्चे, ये बुक, इस बुक को हटा के अगर हम जर्नल स्पेशल जर्नल, अगर हम इसको स्पेशल जर्नल भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि स्पेशल का मतलब क्या होता है आपका सब्सिडरी बुक। तो मैंने लिख दिया आपके लिए। नाउ अब मैंने ना परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस दिखा दिया। यही डिफरेंस आपका फिर सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट में होगा, परचेज रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न अकाउंट में होगा। अकॉर्डिंगली आप सबको देख लेंगे। ये क्या होता है जी, परचेज बुक क्या है, जर्नल का पार्ट है, यानी कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग का। ये क्या है, लेजर का पार्ट है ना। पर कहता है कि लाइक लेजर अकाउंट इट डज नॉट हैव डेबिट क्रेडिट। देखा था ना आपने कि बुक के अंदर में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, वो तो नॉर्मल एक रफ रिकॉर्ड होता है। इनका डेबिट क्रेडिट होता है, लेजर अकाउंट आपका है। इसमें सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता है, इसमें क्रेडिट और कैश दोनों रिकॉर्ड होता है ना। यहाँ पे टोटल ऑफ परचेज बुक हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, परचेज अकाउंट में। परचेज बुक का टोटल कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में। लेकिन जो बैलेंस मेरे बच्चे आपका जो परचेज अकाउंट का होता है वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तभी बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस नहीं कह देना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस जो होता है वो बनता है आपका लेजर के बाद आपका, तो ये ट्रेडिंग में जाता है। ये बातें मैंने आपको समझा दी है। एक बार बदमाश चेहरे पर स्माइल करो ना, और अगर बदमाश अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि यस में जो आपके संतोष सर आपके लिए काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में कुछ वर्थ रखता है और मज़ा आ रहा है आपको भी। तो अगर आप इसको कैसे भी कहीं भी देख रहे हैं, चैनल पे जाइए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और कमेंट में कुछ लिखो बदमाश की क्या क्लास कुछ फ़ायदा लग रहा है। ये इतने रिकॉर्डिंग्स आपके लिए करना होता है। मेरा पैर टूटे हुए, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा था, अभी 7-8 दिन हो गए, और क्रिकेट खेलते हुए ना मुझे चोट लग गई। आपको नहीं पता, आप बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं बहुत फास्ट बॉलर हूँ। इतना फास्ट कि जब बॉलिंग करता हूँ तो बॉल किसी को दिखता ही नहीं है, इतना फास्ट करता हूँ। लेकिन पता नहीं उस बदमाश बैट्समैन ने कैसे बैट चलाया, मेरे बॉल को टच कर दिया, बहुत तेज़ आई, क्योंकि फास्ट बॉलिंग थी, वो मेरे पैर पे लग गया। लेकिन पैर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने ऐसे रखा हुआ ऊपर में। आपको ये भी पता है कि मैं हमेशा जो क्लास पढ़ाता हूँ आपको, वो खड़े होकर पढ़ाता हूँ, बैठ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मजबूरी है बदमाश, मजबूरी है। लेकिन आप लाइक बटन प्रेस नहीं करते, मुझे बुरा लगता है। तो लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे। आइए ना, मैं अब आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। ये तो मैंने आपको समझा दिया, बोलो हाँ। ये तो ये सब बता दिया आपको, ये सब बता दिया, ये सब आप समझ गए हैं।
अब आ जाइए कैश बुक। कैश बुक और फिर इन 2 चैप्टर से जो भी एमसीक्यू एग्जामिनर बना सकता है, जो भी, उन सबको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कैश बुक आपका, तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि कोई बच्चा अगर अभी तक ABCD भी नहीं पढ़ाना, और अगर आप 10 दिन मेरे इस मैराथन कम फास्ट ट्रैक सीरीज पर आप दे दीजिए, फाउंडेशन आप सिर्फ पास नहीं करेंगे बदमाश, डिस्टिंक्शन के साथ पास करेंगे। आइए देखिए अब कैश बुक क्या होता है। मैंने कह दिया, बता दिया आपको वहीं पे प्रैक्टिकली कि ये सब्सिडरी बुक भी है, प्रिंसिपल बुक भी है, क्योंकि जब सब्सिडरी बुक में एक बार बन जाता है फिर अलग से इसका प्रिंसिपल बुक हम रिकॉर्ड नहीं करते, दोनों ही आपका है। वही बातें जो ऊपर ने समझाया था इनको यहाँ पे बताया गया है। 2 तरीके का बच्चे कैश बुक होता है, एक रेगुलर और एक पेटी कैश बुक। रेगुलर कैश बुक मतलब जो कैश बुक हम जानते हैं आपका, है ना, जिसमें कि कैश के लेन देन रिकॉर्ड होते हैं। और पेटी कैश बुक जैसे कोई बिजनेस में, अगर मैं कैश को देखूं ना, मैं अपने COC के बिजनेस की अगर बात करूं तो हमारे बिजनेस में कई सारे जो पेमेंट्स होते हैं ना, बड़े बड़े पेमेंट होते हैं। हमने गुड्स परचेज किया, उसका पेमेंट करना है, हमें मशीन खरीदना है, कैमरा खरीदना है, बहुत सारे काम, हमें मेंटेनेंस चार्ज पे करना होता है, बिल्डिंग, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे बड़े छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि कोई कॉफ़ी पिला दिया किसी को, कभी कोई फैकल्टी आ गया, कोई गेस्ट आ गया, कॉफ़ी चाय पिला दिया, समोसे मंगा लिया। छोटे मोटे मान लो कि आपका पेपर पेन स्टेशनरी हमने परचेज कर लिया, किसी एम्प्लॉय को कहीं भेजना उसके लिए हमने कार्टेज भाड़ा पे कर दिया, फ्रेट पे कर दिया, कोई गुड्स आ रहा है तो उसके लिए हमने कुछ कार्टेज पे किया। तो जनरली ये 2 अकाउंट मेंटेन करने का मेन रीज़न है कि जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, उनको हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करें, और जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट के होते हैं, उनको हम रेगुलर कैश बुक मतलब कैश बुक में एंट्री करें। तो पहले मैं आपको रेगुलर कैश बुक में लेकर आता हूं, जो आप जानते हैं ऑलरेडी। इसके 3 पहले तो आपने सुना होगा 3 टाइप, अब हमारे इंस्टीट्यूट ने 4 टाइप्स ऑफ आपका रेगुलर कैश बुक बोल दिया। जो चौथा टाइप है ना, वो कोई काम का नहीं है, वो यूजलेस है, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है। तो मैं आपको, क्योंकि आपके बुक में है तो मुझे बताना पड़ रहा, अदरवाइज रियल लाइफ में देखा जाए तो इसका कहीं एप्लीकेशन है नहीं, वो जो भी बोले। आइए, खैर रेगुलर कैश बुक अगर आ जाए तो क्या होता है, एक सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में क्या होगा बच्चे, एक ही कॉलम होगा सिर्फ कैश का, और दूसरा कोई कॉलम नहीं होगा। अगर हम डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक है तो इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। कैश की बातें रिकॉर्ड होती है और बैंक की भी बातें रिकॉर्ड होती है। और तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम या आपका 3 कॉलम कैश बुक, इसमें कि 3 कॉलम होगा कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। तो ये 3 कॉलम आपके निकल के आते हैं। मल्टी कॉलमनर कैश बुक एप्लीकेशन होता नहीं, बट उन्होंने लिखा तो कोई बात नहीं। इसमें क्या करेंगे कि आपका एक तो ये आपका कैश बैंक करने के बजाय इन्होंने क्या किया कि जो भी पैसे आए, जो भी पैसे गए, वो आपका सब्सक्रिप्शन पे कितना कैश आया, डोनेशन के नाम पे कितना कैश आया, इंटरेस्ट कितना रिसीव किया, मिसलेनियस, इस तरीके से दिखाते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंस नहीं है। अगर एग्जाम में सिर्फ ये जाए कि रेगुलर कैश बुक कंटेंट्स फॉलोइंग टाइप ऑफ आपका कैश बुक, और अगर उसमें ऑप्शन ये दिख रहा है तो ये भी आपका कैश बुक का पार्ट माना जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी ये यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं। तो सिंपल, डबल, ट्रिपल और आपका ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जिनके बारे में बता रहे हैं, वो जनरली आपका क्या करते हैं, आपका कैश बुक बनाते हैं और बैंक बुक बनाते हैं। वो इस तरीके से रिकॉर्डिंग आज के टाइम पे कोई नहीं करता, बट एनीवे कोई बात नहीं, मैंने आपको चारों बता दिया, ठीक है ना। इसका ज़्यादा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। नाउ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक बता चुका हूं, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए बच्चे आपका पेटी कैश बुक मेंटेन आपका होता है। ये जो पेटी कैश बुक होता है जनरली देखा गया है कि इम्प्रेस सिस्टम पे मेंटेन होता है। इम्प्रेस सिस्टम कह दो या इसी का दूसरा नाम होता है फ्लोट सिस्टम। आपके एग्जाम में एक बार आ भी चुका है कि इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज डैश, और 4 ऑप्शन, तो आपको फ्लोट सिस्टम के अंदर में टिक मार्क करना होता है। फ्लोट यानी कि इम्प्रेस सिस्टम। और मैं आप बता दूं कि इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है। देखो, आपके जिस स्कूल में आप पहले पढ़ते थे उस स्कूल के एक प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो जो कंपनी की, जो उस स्कूल का जो मैनेजमेंट था ना बच्चे, जो उस स्कूल का मालिक था, वो क्या करता था कि आप याद के आप अपने जाकर प्रिंसिपल से पूछ लेना, जो कि संतोष सर ने ऐसा बोला सही है, वो बोलेंगे कि हाँ ये बात सही है। जो मैनेजमेंट है ना, वो प्रिंसिपल से पहले पूछता है कि यार एक महीने में ऑन एन एवरेज कितने खर्चे छोटे छोटे आपके हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल कहता है कि 10,000 रुपीज़ जो है ना, वो एक महीने में लगभग खर्च हो जाते हैं। लगभग, जरूरी नहीं कि उतना ही होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट जनरली क्या होता है कि 10,000 आपका होता है। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं ना बच्चे, इनको फिक्स कर देते हैं कि ये लो महीने के स्टार्टिंग में इनको क्या करेंगे, 10,000 दे देंगे।
और बोलेंगे कि जितने भी आपके एक्सपेंसेज है ना वो इसी में से करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। एक तो ज़्यादा इससे नहीं करना, आपको इसी में से खर्च करना है। तो मान लो प्रिंसिपल ने क्या किया, पूरे महीने में इसमें से 9,000 रुपीज़ खर्च कर दिया, मान लो 9,000। तो बताओ कितना पैसा बच गया उनके पास, 1,000 बच गया। होगा क्या कि अगले महीने के स्टार्टिंग में इस 1,000 को टू मेक इट इक्वल टू 10,000 और कितना पैसा देना होगा, 9,000। तो मैनेजमेंट क्या करेगी कि फिर से प्रिंसिपल को अगले महीने के स्टार्टिंग में 9,000 दे देगी, ताकि फिर से आपका ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाए, 10,000। फिर से ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाए, 10,000। और फिर आप इस 10 में से खर्च करोगे। अगर पूरे खर्च कर लिए तो अगले महीने में 10,000 मिल जाएगा। कुछ कम खर्च किए तो जितना बच गया होगा उसके सिवाय बाकी का अमाउंट देके आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको मतलब कि हिसाब ख़त्म कर दिया जाएगा और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है ना सर, इससे ज़्यादा खर्च हो गया तो नहीं होता। इम्प्रेस सिस्टम में एक डेडलाइन देते हैं कि भैया इससे ज़्यादा आप खर्च करेंगे नहीं, आपको उसी में मैनेज करना होता है आपको। ठीक है ना। तो इम्प्रेस सिस्टम का सिंपली मतलब क्या होता है कि जितना ओपनिंग बैलेंस है, मतलब मान लो 10,000, उसमें से जितने पैसे खर्च कर दिए, मान लो 9,000, तो अगले महीने के स्टार्टिंग में आपके पास कितना था, 1,000। जितना आपने एक्चुअली खर्च किया होगा उतना पैसा और दे दिया जाएगा, ताकि अगले महीने के भी स्टार्टिंग में आपके पास उतना ही मिनिमम बैलेंस हो जाए जितना हमने आपको अलाउ किया है। पढ़िए, इट इज कन्वीनियंट टू इंटरेस्ट अ डेफिनेट सम ऑफ मनी, डेफिनेट मतलब फिक्स, वही 10,000 आपका, टू द पेटी कैशियर, पेटी कैशियर छोटा कैश को मैनेज करने वाला, जैसे प्रिंसिपल यहाँ पे, इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया जाएगा। एंड टू रीइंबर्स हिम फॉर पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईयर, जितना इसमें से पेमेंट कर चुके हो उतना हम क्या करेंगे, रीइंबर्स और आपको दे देंगे, ताकि अगले महीने के स्टार्टिंग में ही वही ओपनिंग बैलेंस रह जाए, है ना। दस ही विल हैव अगेन द फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड। आपका इस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम कह दो या कह दो आप क्या जी, फ्लोट सिस्टम, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कहना कह दो आप। ठीक है ना। पता बच्चों, ये जो पेटी कैश बुक होता है ना, ये भी दो तरीके का बनाते हैं आप। एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक और एक होता है एनालिटिकल। अगेन ये आपके बस समझने के लिए है, एग्जाम में बस इसका डेफिनेशन जो बताऊंगा वो रेलिवेंस है, इस पे एमसीक्यू प्रैक्टिकल नहीं आ सकता। सिंपल पेटी कैश बुक क्या होता है, ये देखो आपका फॉर्मेट हमने दे दिया सिंपल कैश बुक का। इसमें स्टार्टिंग में हमने आपको कितना दिया था, मान लो हमने दिया था आपको 10,000, तो आपने लिख दिया 10,000 रुपीज़ डेबिट साइड में कि 10,000 आया है। सिंपल पेटी कैश बुक में ना, यहाँ पे जो होता था ना पहले आपका पर्टिकुलर डेट टू, आपका वो नहीं लिखता, हम टू इस साइड ही दिखा देते हैं, क्योंकि आप इस साइड अगर एक कॉलम दो कॉलम और बनाओगे तो एक में डेट लिखोगे, एक में पर्टिकुलर्स लिखोगे, और ये वही डेट, इस डेट और पर्टिकुलर्स में सिर्फ एक ही एंट्री आनी है, टू कैश का। हम बोलते हैं कि इधर ना लिख के हम टू कैश यहीं पर दिखा देंगे, बट हाँ यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, बाई कैश मत कर देना। टू कैश का मतलब कि एंट्री डेबिट में आपका आया हुआ है, डेबिट में आपका है, तो हमने क्या किया, डेबिट में दिखा दिया 10,000 रुपीज़ का अमाउंट, है ना। और जब आपके पास मैनेजमेंट से पैसा मिलता है तो जो 10,000 है ना, वो आपका एक फोलियो, एक नाम से मिलता है, उसका एक पेपर में साइन होता है, उसको हम बोलते हैं कैश बुक फोलियो, उसका नंबर यहाँ लिखा जाता है। अगेन ये इरेलीवेंट आपके पास है, तो हमारे पास 1 मार्च को क्या हो जी, 10,000 आ गया। अब इसमें से जो भी आपने खर्चे किए, पोस्टेज, स्टेशनरी, कार्टेज, पोस्ट आपका फिर से पोस्टेज खर्च किया, पेपर, कार्टेज, जो भी जैसे जैसे जिस डेट पे आपने खर्च किया, और एंड में जो बच गया वो आपका इतना रिकॉर्ड कर दिया। ये सिंपल पेटी कैश बुक हो गया, सिंपल पेटी कैश बुक। समझ लो मेरी बात ना, जिस डेट पे जो खर्च होते जा रहा करते चले गए, अब इसके बाद कोई खर्च नहीं हुआ तो एंड में इतना बैलेंस आपका बच गया। अगर यही इम्प्रेस सिस्टम होता तो आपके पास महीने के एंड में, मान लो ये आपका 31 मार्च को कितना हो गया, तो 65, तो अगले महीने के स्टार्टिंग में क्या, 65 पहले से ओपनिंग बैलेंस, और हम आपको कितना देते हैं, 35, ताकि अगेन आपका बैलेंस कितना हो जाता है, 10,000, जो कि आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो इम्प्रेस सिस्टम हो जाता है। अगर ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, हमने बोला कि जो बच गया पहले उसको खर्च कर लो, उसके बाद हम आपको पैसा देंगे, तो वो इम्प्रेस सिस्टम फिर नहीं है। फिर वो जब खर्च होगा तब वो पैसा हमसे डिमांड करेगा, पहले हो जाए चाहे बाद में हो जाए। ठीक है ना। तो सिंपल पेटी कैश बुक आपका इस तरीके से होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता है ना, जो जनरली कंपनियों में होता है, आप भी कल को अगर पेटी कैशियर बनोगे, भगवान ना करे कि आप बने, क्योंकि आपको बड़े बड़े काम करने हैं, तो आप क्या देखेंगे कि आपका एनालिटिकल पेटी कैश बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है। इसमें पता वो क्या करते हैं, ये देखो आप, ये तो बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल वही है, यहाँ तक बिल्कुल वही है। आप देख सकते हो कि 10,000 आया, 1 मार्च को हमने लिखा टू कैश, आपका अमाउंट इधर, बट इधर अमाउंट मत लिख देना। फिर जितने भी खर्चे हो रहे हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, डेट वाइज एंट्री कर रहे हैं। डेट लिखना भूल गया, जो भी डेट पे हुआ वो एंट्री कर रहे हैं।
तो ये तो आपका वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे कि हमने देखा था सिंपल वाले में। लेकिन इसके साथ साथ मेरे बच्चे वो क्या करते हैं ना कि कुछ और कॉलम्स, बड़े बड़े कॉलम जो पेटी कैश में भी जो फ्रिक्वेंटली होते हैं उन नाम को ऐड कर देते हैं। जैसे कि पोस्टेज का कॉलम बना दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कार्टेज का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और भी कुछ नाम उनको दिखता है तो वो लिख देंगे। और छोटे मोटे खर्चे के लिए एक लास्ट कॉलम इसमें हमेशा होता है मिसलेनियस का आपका। तो होगा क्या ना, जैसे कि आपने क्या क्या बाई पोस्टेज पे कितना खर्च किया 800, तो हम टोटल में तो दिखा ही रहे हैं, हम पोस्टेज में भी दिखा देंगे। फिर देखो अगला 3 तारीख को फिर से पोस्टेज पे आपने खर्च किया, यहाँ लिखा तो हमने इस कॉलम में भी दिखा दिया। हमने क्या किया जी, आपका यहाँ पे स्टेशनरी पे खर्च किया था 1000, यहाँ पे भी लिख दिया। और फिर देखो हमने पेपर स्टेशनरी होता है वो भी हमने क्या किया इसी में आपका लिख दिया। यहाँ भी हमने प्रिंटिंग यानी कि स्टेशनरी पे लिख दिया। तो होता क्या ना एनालिटिकल में फायदा कि आप तो पेटी कैश बुक में पेटी कैश कितना खर्च हो गया, कितना बच गया, वो तो आप मेंटेन करते ही करते हो, लेकिन आप एट ए ग्लांस ये भी देख सकते हो कि यार पोस्टेज पे पूरे महीने में कितना खर्च हुआ, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे पूरे महीने में कितना खर्च हुआ, आपका कार्टेज पे पूरे महीने में कितना खर्च हुआ, ट्रैवलिंग पे पूरा कितना खर्च हुआ, और छोटे छोटे खर्चे कितने हुआ। इससे क्या होता है आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हो कि कहीं इस पर हम ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा तो हम फिर कंट्रोल करते हैं। ये होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। बात समझ में आ रही है आपको ना? तो इसको बस इतना ही समझ लेना, आपके एमसीक्यू के लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होता है इसका थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताया एग्जैक्टली वही है, देख सकते हो। एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज 2 साइड, लेफ्ट और आपका इज यूज्ड टू फॉर रिकॉर्डिंग रिसिप्ट ऑफ कैश, है ना, इधर लेफ्ट में लिखा था ना कैश आना, और आपका राइट में क्या करते हैं जी जितने भी आपने पेमेंट की है। इन एनालिटिकल कैश बुक अ सेपरेट कॉलम इज प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे कि पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, जितने कॉलम चाहो आप उतना बना सकते हो। और यूजुअली एक सन्ड्रेज यानी कि मिसलेनियस कॉलम भी लास्ट में आपका होता है, छोटे मोटे कोई और भी होंगे तो उसमें रिकॉर्ड करने के लिए। ये एनालिटिकल आपका होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ रहे हैं, और जितना बता रहे उतना ही समझना है बदमाश, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना आपको, ठीक है। नाउ अब एक वर्ड आपका कॉन्ट्रा एंट्री, बहुत सारे बच्चे आप में से सुने होंगे, लेकिन एक कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन भी होता है, आप में से किसी भी बच्चे ने नहीं सुना होगा। मैं जानता हूँ आपको ना, मैं जानता हूं कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन आप नहीं सुना होगा, एमसीक्यू में आ गया तो आप इसका आंसर देके आ जाएंगे जो गलत होगा। आइए, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है एंड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है, पहले मैं कॉन्ट्रा एंट्री की बात करूं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है बच्चे कि जिस ट्रांजेक्शन के अंदर में डेबिट में अगर आपका कैश है तो क्रेडिट में क्या होगा, बैंक होगा, हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। या फिर डेबिट में बैंक होगा तो क्रेडिट में क्या होगा, कैश होगा, हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कि जहां पे कैश और बैंक के बीच में ही आपका लेन देन हो रहा है। कैश हमने बैंक में जमा किया या फिर बैंक से पैसा निकाल के हमने उसको कैश में कन्वर्ट किया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होता है। किसी को पता है कि व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री? आपको पता है? अगर आपको पता है तो आगे का जवाब सुनने के पहले ही आप ये काम करो, कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। मैं जानता हूं कि आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप बदमाश बच्चे, आप चीज़ों को समझते नहीं है, आप रटने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझाता हूं व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब बच्चे कि जो भी 2 एंट्री आया, जो नाम आए, एक आपका कैश आ गया, एक आपका बैंक आ गया, तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब कि कैश अकाउंट में हमने क्या लिखा होगा, टू बैंक, और बैंक में क्या लिखा होगा, बाय कैश। एक ही अकाउंट, एक ही, जब हम कैश बुक विद 2 कॉलम बनाते हैं, कैश बुक विद 2 कॉलम, तो कैश बुक के एक ही कैश और बैंक जो आपका दिख रहा है उसी में वो ट्रांजेक्शन क्या हो गया जी, फुलफिल हो गया। वही उसी में क्या हुआ कि आपका ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। इसका कोई भी इंपैक्ट आपका सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में नहीं आता। तो जो भी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है, अगर उसका कोई भी इंपैक्ट सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में बिल्कुल नहीं आता, हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। वो प्राइमरी में ही कॉन्ट्रा हो गए, मतलब आपस में एडजस्ट हो गए। समझो मेरी बात ना? तो कैश बुक, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, या कैश बुक और बैंक बुक दोनों कहाँ बनते हैं, प्राइमरी में बनते हैं। दे नेवर कम टू द सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। और ये प्राइमरी में ही आपस में, इसके सिवाय जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी है बच्चे, आप देख सकते हो कि सब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में आते हैं।
परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में गया, उसके नाम का अकाउंट भी खोला, लेकिन कैश और बैंक ये है जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गए और आपस में खत्म हो गए, वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, इसलिए कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। उसको कॉन्ट्रा एंट्री याद रहेगी बात, हमने बचपन में पढ़े क्या पढ़ा है कि जहाँ पे कैश और बैंक का नाम आएगा उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। सिर्फ इतना नहीं, जो भी ट्रांजेक्शन जो प्राइमरी में रिकॉर्ड होगा बट उसका कोई भी कॉन्ट्रा पार्ट आपका सेकेंडरी में नहीं आएगा, उसका जो कॉन्ट्रा पार्ट है वो प्राइमरी में रह जाएगा, हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है ना यहाँ पे, तो कैश बैंक हो गया। मुझे बताओ अब जरा कि अगर कह दे बैंक टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं है? मुझे बताओ बैंक डिस्काउंट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं है? क्योंकि एक डेबिट एक क्रेडिट में दिखे तो हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे, बाकी नाम से नहीं, हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। आपका मान लो कहता है कि आपका सपोज राम अकाउंट डेबिटेड, राम को हमने कुछ पेमेंट कैश में किया, कुछ पेमेंट बैंक से किया। बताओ ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो आप कि कैश और बैंक दोनों नाम में से कोई एक नाम डेबिट में एक दूसरा क्रेडिट में होना चाहिए। यहाँ पे ये जो एंट्री होगा इसका इम्पैक्ट अब लेजर में जाएगा ना, क्योंकि हम राम के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो उस केस में हम इसको कॉन्ट्रा नहीं बोलेंगे। अरे कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कैश और बैंक होना चाहिए, कैश और बैंक एक डेबिट में तो एक क्रेडिट में, बस इतनी बात याद रखना। दोनों एक साथ है तो दैट इज नॉट कॉल्ड आपका कॉन्ट्रा एंट्री। याद रहेगी बात? यस सर। फिर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है? पर बच्चे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहते हैं कि जिस ट्रांजेक्शन के अंदर में डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड आता है ना, वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है ना? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का मतलब क्या? जिसमें डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। ट्रांजेक्शन विच रिलेट्स टू अलाउिंग डिस्काउंट या रिसीविंग डिस्काउंट इन कैश आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज इज कॉल्ड आपका कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। तो डिस्काउंट का नाम आएगा, कह देना कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। अगर डिस्काउंट का नाम एंट्री में कहीं भी नहीं आ रहा है तो बोलना कि नहीं है फिर आपका। क्लियर ना? तो डिस्काउंट होना चाहिए आपका। ये दो बात आपको मैंने बता दी है, समझना एग्जाम में कि क्या बोल रहा है। नाउ कुछ ऐसी एंट्रीज जो आपको जानना बहुत जरूरी है कैश बैंक को लेकर, जिसपे कि हमारे एग्जाम में एमसीक्यू पता नहीं कितनी बार बने हैं और कितनी बार बन सकते हैं, उन सबको मैं यहाँ पे आपके लिए काउंटर कर रहा हूँ बदमाश, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। सुनो जरा, कहता है कि गुड्स सोल्ड टू राम, फर्म ने गुड्स राम को बेचा है और हमने पेमेंट रिसीव कर लिया। अगर हमने गुड्स बेचा है, राम को पेमेंट रिसीव कर लिया, तो राम का तो नाम तो नहीं आएगा, हमने पैसा ले लिया। पैसा कैसे लिया? एग्जाम में कह दे चेक से लिया, चाहे यूपीआई से लिया, चाहे क्रेडिट कार्ड से लिया, चाहे डेबिट कार्ड से लिया, कोई भी हो। मतलब कि जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाए कि भैया पेमेंट जो है ना वो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे बैंक में जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट करेंगे आप। अगर सिर्फ इतना ही लिखकर क्वेश्चन छोड़ दे तो, सुना मेरी बात, अगर उसने इतना ही लिख के छोड़ दिया कि भैया पेमेंट रिसीव बाय चेक, अब चेक हमने वो कब जमा किया, कब जमा नहीं किया, क्या हुआ, कुछ ना बताए, तो हम क्या मानते हैं भैया जिस दिन चेक रिसीव किया हम उसी दिन बैंक में जमा कर दिए होंगे और उसी दिन हमारे पास पेमेंट आ गया होगा तो हम बैंक को बढ़ा देंगे, है ना। आपको पता है ना कि अब तो हमारा जो नया आरबीआई का रूल आया है, पहले क्या होता था कि चेक आज हमने जमा किया तो पैसा बैंक हमारे अकाउंट में टू द मैक्सिमम 3 दिन के अंदर कभी भी डालता था। अब वो चक्कर खत्म हो गया, आज चेक डालोगे 1 घंटे के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अगर आपका पैसा उस अकाउंट में जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में है तो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, चेक किसी भी तरीके से पेमेंट आया बैंक को बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन इस तरीके से बोल दे कि 12th को डेट अब दे रहा है कि हमने गुड्स बेचा, पेमेंट चेक से रिसीव किया, और कहता है कि चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक को उसी दिन, तो भी वही सेम हुआ ना। चेक आपके पास आया और उस चेक को हमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो हम क्या मानेंगे कि बैंक में हमारा पैसा आ गया है ना। तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। चेक जमा करते ही वो पैसा कब हमारे अकाउंट में आएगा कब नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम मानते कि भैया आ गया है। सर ना आया तो डिसऑनर्ड करने की एंट्री कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चेक जैसे ही जमा करेंगे विल डेबिट बैंक अकाउंट आपका, है ना। लेकिन मेरे बच्चे अगर 12 तारीख को हमने गुड्स सेल किया, चेक रिसीव किया, लेकिन चेक हमने बैंक में नेक्स्ट डे जमा किया, समझो मेरी बात, नेक्स्ट डे जमा किया, तो हमारा अकाउंट्स कहता है कि 12th को आपने जब चेक जमा नहीं किया, बस रिसीव किया, तो 12th को आप उसको कैश के रूप में दिखाइए।
सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे बच्चे आपके पास ऑप्शन होता है, वो चेक आप किसी और को दे सकते हो कि भैया आप जाके मेरे अकाउंट से पेमेंट लेना। आप अपने पापा से पूछना, अगर आपके पापा ने मुझे कोई चेक दिया फीस के बदले में, आपका CMA इंटर 1 का मान लो आपका 6,000 रुपये फीस है और आपके पापा ने मुझे चेक दिया है, तो वो चेक जो है ना बच्चे, मैं चाहूँ तो किसी और को दे सकता हूँ पेमेंट के बदले में कि आप पेमेंट जाके ले लो अपने अकाउंट में। जो भी चेक ना उसको अपने बैंक में जमा करेगा, बैंक वाला उसी को पेमेंट कर देता है, बशर्ते कि वो क्रॉस चेक ना हो। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 12 अक्टूबर को गुड्स हमने बेचा राम को जी और पेमेंट चेक से रिसीव किया और चेक को हमने नेक्स्ट डे जमा किया, तो 12 को हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे आपका कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कैश डेबिट करेंगे। 12th क्लास में आपने इसको चेक इन हैंड के नाम से पढ़ा होगा। हमारा फाउंडेशन में वो कैश अकाउंट बोलते हैं, कैश को डेबिट करो, कोई बात नहीं, हम कैश को डेबिट कर देंगे। 13th अगले दिन जब इस चेक को जमा करेंगे तो हम कैश को कम करके अपना बैंक को बढ़ा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जब हमने चेक जमा कर लिया तो 13 को अल्टीमेटली एंट्री क्या देखा? ये देखो, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 13, यानी कि जो सेल किया वो पैसा बैंक में चला गया, हम ये मान रहे हैं। फिर कहता है कि 15 अक्टूबर को 2 दिन बाद बैंक बोलता है कि भैया चेक आपका डिसऑर्डर हो चुका है। लग गया 2 दिन, कोई बात नहीं सर, आपने कहा 1 घंटा, अरे बुकिश नॉलेज सुनो ना। मान लो 15 को बैंक कहता है कि चेक डिसऑर्डर हो गया है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, 15 को हम क्या करेंगे? हमने चेक किससे लिया था? राम से ना, हम राम को दोबारा डेबिट करेंगे, भैया हम आपसे 2,000 रुपये लेंगे, चेक डिसऑर्डर हो चुका है। हमने पहले राम का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जब चेक डिसऑर्डर हो गया तो अल्टीमेटली पैसा राम से ही तो हमें लेना है बच्चे, उसी को तो सेल किया था, हम राम को डेबिट कर देंगे। और जो बैंक को हमने बढ़ाया था ना 2,000 रुपये, हम उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। अब वो पैसा हमें बैंक में नहीं आया तो ठीक है, बैंक को हमने बढ़ाया तो उसको कम कर देंगे। एग्जाम के लिए सल क्या रिलेवेंट है? एग्जाम में पता क्या बोलेगा? ये पूरा चीज दिया रहेगा। बताओ जी, चेक डिसऑर्डर्ड हुआ 15 को, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो आपको टिक मार्क करेंगे राम अकाउंट में। विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो आप क्या बोलेंगे? बैंक को क्रेडिट करेंगे, एंड सो ऑन। याद रहेगी बात बच्चे? यस सर। अगला देखो, 12 को गुड्स बेचा हमने राम को 2000 का, पेमेंट रिसीव किया चेक से, चेक हमने इंडोर्स कर दिया मोहन को। इंडोर्स का मतलब होता है, जो भी बता रहा था कि राम से मेरे पास चेक आया था 2000 का, वो चेक मैंने रखा था कि हम कल परसों में जाके बैंक में जमा करेंगे, लेकिन एक मोहन था बदमाश, मुझे उसको पेमेंट करना था, वो आ गया मुझसे पैसा मांगने। हमने कहा कि यही चेक तुम ले लो, जाओ तुम पैसा अपने अकाउंट में डालकर निकाल लेना, ले लेना आप यहाँ पे। तो हमने बोला कि इसको बोलते हैं चेक इंडोर्स करना, मतलब पेमेंट के बदले में देना। लेकिन हाँ ध्यान दो, मोहन का जो कर्ज था ना हमारे ऊपर में 2500 का था। मोहन जिसको मुझे पे करना था 25, और चेक मेरे कितना का आया है? 2,000 रुपये का। तो 500 रुपये का क्या होगा? ये कहता है कि फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब कि हमने मोहन को बोला कि देख तुझे 2500 रुपये मुझे देना है ना, 2,000 का चेक ले और बाकी छोड़ दे, माफ़ कर दे। तो उसने माफ़ी दे दी, बोला ठीक है चल कोई बात नहीं, डिस्काउंट मिल गया बदमाश एक तरीके से। देखो एंट्री क्या होगा, 12 को एंट्री क्या होगा? कैश टू सेल्स। हमने सेल किया और हमने क्या किया जी? चेक जो रिसीव किया उसको कैश के रूप में दिखाया। 13 को क्या हुआ? 13 को क्या हुआ कि हमने इस चेक को हमने बैंक में जमा नहीं किया, मोहन को दे दिया बच्चे। तो मोहन हमारे पास पहले से एक लायबिलिटी था, अब वो लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। कितने से? 25, जितना कर्ज था। और हमारे पास से ये जो चेक था ना जिसको हमने कैश लिखा था, वो चेक मेरे पास से चला गया, कितने का? 2000 का, 2000 का। और हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया? 500 का। तो 2 डिस्काउंट अकाउंट आपका, क्लियर ना? तो 2 डिस्काउंट आपका 500 रुपीज का अमाउंट निकल के आ गया। सर अगर ये फुल सेटलमेंट ना होता, तो अगर लिखता पार्ट सेटलमेंट, तो पार्ट सेटलमेंट यानी कि 2000 का चेक था तो 2000 से कम हुआ, तो मोहन अकाउंट सिर्फ 2000 रुपये से डेबिट होता, तो डिस्काउंट फिर नहीं आता। बाकी 500 हम बाद में उसको पे करते, जब वो पे करते तो उस समय एंट्री पास करते। आज हमने जितना पेमेंट किया उतने से लायबिलिटी कम हुई, है ना? तो ये चीज़, और इसका डिटेल बहुत अच्छी तरीके से हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ठीक से समझेंगे। फिलहाल तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको समझते चलिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। 5वां आपका एक और केस बनता है कि 12 अक्टूबर को गुड्स सेल किया जी हमने राम को, पेमेंट हमने चेक से रिसीव किया और चेक इंडोर्स टू राजा इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अगेन हमने चेक किसी को इंडोर्स कर दिया। 18 को कहता है कि राजा बोलता है कि यार चेक तो डिसऑर्डर हो गया, अब हम क्या करें? तो पहले 12 अक्टूबर को हमने चेक रिसीव किया तो कैश डेबिट किया, कैश टू सेल्स आपका,
25,000। फिर ये हमने क्या किया, चेक हमने किसको दे दिया, राजा को, इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, मतलब कि कोई यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्लेम आपका 25,000 कर्ज उसका 25 का रहा होगा, 25 के बदले में हमने 25 का चेक दे दिया। तो राजा को आप डेबिट कीजिए 25 से, और हमारे पास क्या हो जी, चेक चला गया। चेक यानी कि जिस नाम को हमने डेबिट किया तो उसको हटा दिया हमने। कहता कि 18 को राजा कहता कि चेक तो डिफंड हो गया। अगर चेक डिफंड हो गया, हम पैसा किससे लेंगे, राम से। तो राम को तो डेबिट करेंगे, और पैसा अब हम देंगे किसको, तो हमें पैसा देना होगा राजा को। हमारी लायबिलिटी भी तो बन गई। अरे हमें अब क्या करना होगा, जो ये देखो जो चेक था वो तो चेक खत्म हो गया, चेक तो खत्म हो गया ना बच्चे, चेक का तो कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि हम चेक दे चुके थे, वो तो खत्म हो चुका है। अब होगा क्या अल्टीमेटली, तो चेक अगर डिफंड होगा तो हमारे लिए अब क्या नाम आएगा, राम। हम इनसे पैसा लेंगे और हमें क्या करना होगा जी, इनको पैसा देना होगा। तो आप राम टू राजा, ये अमाउंट निकल के आ गया, खत्म हो गई बात। अरे जैसे भी आया आप बड़े आराम से समझ लेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, पेमेंट मेड फॉर परचेज, ये तो चेक आने की बात हुई। इन सब में क्या देखा हमने, चेक हमारे पास आया है, पेमेंट करके चेक हमारे पास आया है। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम मान लो कि परचेज करते हैं और पेमेंट चेक से करते हैं, तो वो चेक से जिस दिन आपने पेमेंट किया ना, उसी दिन कहेंगे कि भैया मेरे बैंक से पैसा चला गया। क्योंकि हमारे लिए अगर हमने किसी को चेक दे दिया ना, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए था, एंड 2 लाख में से अगर हमने 50,000 का चेक किसी को दे दिया, तो मेरे लिए मेरे बैंक में अब 2 लाख रुपए नहीं रह गए, 50,000 मेरे निकल गए, वो मेरे पैसे अब नहीं है, चाहे वो चेक कभी भी जमा करे। तो याद रखना, चेक का से अगर हमने पेमेंट किया है, तो चेक कब वो सेकेंड पार्टी जमा करता है, क्या करता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सीधे आज ही क्या करूंगा, बैंक को कम कर दूंगा। इसी पे अकाउंटेंसी टिका हुआ है और इसी पे सारी बातें यहाँ पर टिकी हुई है। आप समझिए मेरी बात को, ये सर। तो बस अब आइए ना, अब एक प्यारा सा क्वेश्चन देके, एक 3 कॉलम कैश बुक जिसमें कैश भी होगा, बैंक भी होगा, डिस्काउंट कॉलम भी होगा, कैसे हम इसकी एंट्रीज करते हैं वो मैं बता दूं। और एक्चुअली जो ऊपर में एंट्री समझाया ना बच्चे, वही आपको यहाँ पर दिखेगा। सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन प्लीज 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 आप इसको ना एक बार हाथ से सॉल्व कर लेना, ताकि सिर्फ फाउंडेशन ही थोड़े पास करना बच्चे, हमें इंटर में भी जाना है। ये इंटर में आपको फिर दोबारा कोई समझाए ऐसी नौबत ना आ जाए, क्योंकि इंटर में हम बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ेंगे, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपका। सुनिए, जब कैश बुक बनाएंगे ना, तो कैश इन हैंड, कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का जो बैंक कॉलम बनेगा उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, हमारे ऊपर कर्ज है बच्चे। तो आप देख सकते हो कि जो कैश है ना, हमने उसको डेबिट में लिखा, लेकिन बैंक का हमने क्या किया, क्रेडिट बैलेंस लिखा। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का ही नेगेटिव बैलेंस होता है और कुछ भी नहीं, यानी कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे, बैंक अकाउंट ही बनता है नेगेटिव बैलेंस के साथ आपका। ठीक है, अब कैश सेल्स बताओ, एंट्री कहाँ जाएगा, कैश कॉलम में, कैश टू सेल्स आपका। पेड टू सुनील ब्रदर्स बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट किया है ना सुनील ब्रदर्स को। अब सुनील ब्रदर्स कब चेक जमा करेगा क्या हमें मतलब नहीं, हमारे लिए आज ही पैसा निकल गया। हम बैंक कॉलम में दिखाएंगे कि भैया 3400 रुपीज़ हमने पे किया है, तो पेमेंट साइड में यानी क्रेडिट साइड में 3400 की एंट्री होगी। हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट भी आपका 100 रुपीज़ का क्रेडिट साइड में आएगा। ये देखिए आपका, ये हमारा क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। डेबिट एक्सपेंस होता है ना, डेबिट एक्सपेंस यानी कि डिस्काउंट जब भी अलाउ किया जाएगा तो इस कॉलम में आएगा, डिस्काउंट जब भी रिसीव किया जाएगा तो इस कॉलम में जाएगा आपका, है ना, डिस्काउंट कॉलम में आपका। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो आप देखो 34 यहाँ या 100 आपका यहाँ पे आया। आगे बढ़िए, और क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, सेल्स गुड्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से थ्रू सेल किया, पेमेंट आ गया उसी टाइम पे हमारे अकाउंट में, हम मानेंगे जी, और पेमेंट उस समय आ भी जाता है, तो बैंक कॉलम में आप एंट्री करेंगे पैसा आते हुए। रिसीव चेक फ्रॉम सृजन, बहुत ध्यान से, चेक हमने रिसीव किया 6 तारीख को, आपको चेक करना होगा कि सृजन का चेक हमने जमा कब किया है। अगर ना बताए तो हम मानेंगे कि 6 तारीख को ही जमा कर दिया, अगर बताएगा तो अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। तो आपने देखता हूँ कि कुछ बता रहा है, तो ये देखो आपका जो सृजन का चेक था ना, हमने इंडोर्स कर दिया है अदिति को आपका। तो मेरे बच्चे जिस दिन चेक आया उस दिन एंट्री कहाँ जाएगा, फिर कैश कॉलम में। सृजन से हमने जो चेक रिसीव किया कहाँ जाएगा, कैश कॉलम में। आप देखो 6200 की एंट्री हमने क्या किया होगा, कैश कॉलम में किया होगा। ये देखो आपका कैश कॉलम में सृजन से आया आपका।
ठीक है ना। और फिर ये चेक हमने क्या किया जी, इंडोर्स कर दिया आपका, इंडोर्स कर दिया किसको, अदिति को। बताओ क्या एंट्री होगा, तो हम अदिति को दिए ना, तो अदिति अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगी एंड टू कैश, यानी कि चेक हमारे पास से चला गया कितने का, 62 का। तो हम क्या करेंगे, कैश कॉलम में ही 6200 का अमाउंट क्रेडिट होगा। कैश कॉलम में देखो आपका यहाँ पे कैश कॉलम में 62 क्रेडिट हुआ बाय अदिति, अदिति है यहाँ पे जो भी नाम, ठीक है ना। इसके बाद और आगे बढ़िए, कुछ है नहीं, बस समझना होता है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या डिपॉजिट किया, कैश जमा किया, तो कैश टू बैंक, कैश टू बैंक दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में हमेशा आपको लिखना होगा ब्रैकेट में सी आपका, तो कैश टू बैंक। अब बैंक बढ़ा है ना, तो बैंक में आ जाएगा टू कैश, ये देखो बैंक कॉलम में आ गया टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री, और कैश कॉलम में क्या आ जाएगा आपका, कैश कॉलम में क्या आ जाएगा, बाय बैंक आपका, देखो कॉन्ट्रा एंट्री है ना। 9th को एंट्री ये भी है, 9th को एंट्री ये भी है। क्लियर आपको, ये सर। फिर उसके बाद आपका कहता है रिसीव चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू द बैंक। हमने रिसीव किया 10 तारीख को, बैंक में जमा कर दिया, अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ कितना, 50। कितने का चेक रिसीव किया, 36 रुपीज़ का। तो चेक रिसीव किया उस दिन बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, तो बैंक में 3600 और डिस्काउंट में 50 रुपीज़। 3600 देखो आप यहाँ पे 36 बैंक में और डिस्काउंट में 50 रुपीज़ का अमाउंट अविरल से हमारे पास आया। बोलो ना, बात समझ में आ रही है आपको, ये सर। फिर कहता है कि आपका अदिति इन्फॉर्म्ड दैट सृजन चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया। अदिति, जो अदिति वाला चेक जो हमने था वो कितने का था, ये देखो 6800 वाला है ना, ये आपका जो चेक था ना, नहीं सृजन वाला चेक कितने का था, ये देखो 6200 वाला। वो चेक यहाँ पे क्या हो रहा है, अदिति इन्फॉर्म दैट सृजन चेक डिसऑनर्ड हो गया। बताओ डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होगी, अगर होगा तो हम सृजन से पैसा लेंगे और हम किसको पैसा देंगे, अदिति को, अदिति को है ना। कितने का चेक था आपका, 6200। एक तो ये एंट्री बनेगा, ठीक है ना। दूसरा कहता है आगे पढ़ना, नो कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन। सृजन से अभी तक पेमेंट हमें नहीं मिला है, तो ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, अदिति को पे कर दिया थ्रू ऑन चेक, अदिति को चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया। तो जब अदिति को पे किया तो अदिति 62 डेबिट हो जाएगी, और पे किया यानी कि टू बैंक अकाउंट, हमने अपना चेक दे दिया, यहाँ पे पेमेंट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिसऑनर्ड हुआ इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो कैश है ना बैंक है। यहाँ पे देख लो, ये जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री जाएगी। लेकिन जो हमने अदिति को बैंक से पेमेंट किया है 6200 रुपीज़ का अमाउंट आपका, ये बैंक में जाएगा, कैश बुक का पार्ट बनेगा। बाय अदिति आपका 6200, देख लो आप यहाँ पे 12 तारीख को हमने 6200 पे करने की एंट्री की होगी। 12 तारीख को ये देखो आपका 12 तारीख को हमने 6200 पे करने की एंट्री की है बैंक से आपका। तो जर्नल एंट्री को तो कन्वर्ट करना, और कुछ है थोड़े इसके अंदर में, ठीक है। आगे बढ़ना आप यहाँ पे, सेल्स क्या, क्रेडिट कार्ड से पैसा आ गया बैंक में, डेबिट कार्ड से बैंक में आ गया। विड्रॉल फ्रॉम बैंक का मतलब होता है कैश बैंक से विड्रॉ किया, तो कैश टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश में आएगा बैंक में भी आएगा। पे टू संचित बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट किया है तो बैंक से पेमेंट दिखाएंगे। बैंक ने 1% कमीशन चार्ज किया ऑन सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। तो आप चेक कर लो, जो भी हमने सेल किया होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, ये क्रेडिट कार्ड से सेल किया था, ये अमाउंट देख लो 2800, और एक हमने डेबिट कार्ड से सेल किया था 32 प्लस 28 कितना हो गया, 6000 का 1% बताओ, 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ बैंक ने हमसे चार्जेस काटे हैं, तो आपका बैंक से पैसा कट गया 60 रुपीज़। ये देखो बाय कमीशन या बाय बैंक चार्जेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमने अब ये काम पूरा एंट्री कंप्लीट किया। अब ध्यान देना यहाँ टोटलिंग कैसे होता है। कैश में जितना भी हमारा रिसीट हुआ और कैश में जितना पेमेंट हुआ, इसको प्लस माइनस करके कैश का क्लोजिंग बैलेंस। बैंक में जितना पैसा आया, बैंक में जितना पैसा गया, इसको क्लोज करके बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड का ये टोटल यहाँ लिखा जाता है, डिस्काउंट रिसीव का टोटल यहाँ लिखा जाता है, क्योंकि बच्चे डिस्काउंट अलाउड ये है और डिस्काउंट रिसीव है, ये एक चीज़ नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिस्काउंट अलाउड का टोटल फिर क्या जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, हम लोग अकाउंट फिर बनाते हैं वहाँ पे, उसमें जाता है। और डिस्काउंट रिसीव का टोटल क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में, इनका अकाउंट बनता है ना, लेकिन कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनता, वो इसी में रह जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट खोल दिया हमने, दिखाया कि भैया टोटल डिस्काउंट अलाउड इतना। मान लो कोई डिस्काउंट अलाउड कैंसिल हुआ होगा,
तो वो डायरेक्टली डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाता है आपका, यहाँ पे अलाउ करने की एंट्री सिर्फ आती है और यहाँ पे रिसीव करने की एंट्री। तो इनका कभी बैलेंसिंग मत कर देना, बैलेंसिंग सिर्फ इन दोनों का होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कैश का जरा बताओ कौन सा बैलेंस है, जल्दी बताइए, कैश का ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट? ना डेबिट। हमेशा ओपनिंग में लाके चेक करना कि कहाँ दिख रहा है, डेबिट में, तो कैश का डेबिट बैलेंस। मेरे प्यारे बच्चों, ये भगवान भी आ जाए ना और बोले कि कैश का क्रेडिट बैलेंस, पॉसिबल ही नहीं है। कैश का हमेशा क्या होगा, टू द मैक्सिमम आपका डेबिट बैलेंस होगा। कैश क्या होता है, जितना पैसा मेरे पास हाथ में है कैश, हम उसी में से तो खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा खर्च कैसे कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो कैश का जो हमेशा होगा या तो आपका डेबिट बैलेंस होगा या फिर नील बैलेंस होगा, निगेटिव यानी कि क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता। लेकिन बैंक का आप देखो, यहाँ पे ये कौन सा बैलेंस आ गया, डेबिट आपका आ गया, यहाँ पे आया मतलब कि यहाँ पे आपका आ गया डेबिट। तो बैंक का निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बैंक में देखो स्टार्टिंग में निगेटिव बैलेंस था, लेकिन जो बैंक में पैसे फिर जमा किए गए उसे क्या हुआ, बैंक में पॉजिटिव बैलेंस हो गया आपका। तो बैंक में है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ऑलरेडी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया, मैंने लिख भी दिया है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ कि कैश कॉलम का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, बट बैंक कॉलम का डेबिट या क्रेडिट दोनों या नील कुछ भी बैलेंस हो सकता है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो जितनी बातें इनकी हो सकती है, आई हैव डिस्कस एवरीथिंग। एक एक वर्ड मैंने बता दिया। नाउ वी आर कमिंग टू द एमसीक्यू, और लेट्स बिकम द मास्टर ऑफ दिस ऑल्सो, कैश बुक एंड पासबुक एंड दिस उल्टी सीधी चीजें, और देखते हैं क्या निकल के आता है। आइए पढ़िए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि जो चार बातें हैं इनमें से कौन सा ट्रू है। Transactions recorded in the purchase book include only purchase of goods on credit. ट्रांजेक्शन परचेज बुक में क्या होता है, जो गुड्स परचेज के क्रेडिट पे, यही ट्रू हो गया। फिर आगे पढ़े क्यों, लेकिन पढ़ना बदमाश कहीं लास्ट में ऑल ऑफ द अबव ना बोल दे। तो एक बार देखते हैं फिर भी, क्योंकि हमें सीखना है। ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेज ऑफ स्टेशनरी, ना गलत बात है। स्टेशनरी तो परचेज होता है, वो परचेज बुक में थोड़ी आता है, गुड्स का सिर्फ आता है। कैश सेल्स, ना कैश सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, वो तो कैश बुक में होता है। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ऑल्सो नोन एज, गलत बात है। रिटर्न इनवर्ड हमारे पास वापस आया है, इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न नहीं, गलत है। ये ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। कौन सा फॉल्स है वो पूछ रहा है। सब्सिडरी बुक ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये ओरिजिनल एंट्री में तो सब्सिडरी बुक आता है। बीआर बुक सब्सिडरी बुक है, ये भी है। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी विल बी रिकॉर्ड इन द परचेज बुक, गलत, ये फॉल्स हो गया आपका। तो फॉल्स सी हो गया। डी पढ़ देता हूँ फिर भी आपके लिए। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न का टोटल आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा, बट डेबिट में क्रेडिट में। तो सेल्स जब इंक्रीज तो क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट में आएगा। ये ट्रू हो गया आपका, तो सी हमारा फॉल्स निकल के आ गया। पढ़िए ना। चेक ऑफ 5000 रिसीव फ्रॉम रणवीर इंडोर्स टू श्रीकांत वाज डिसऑनर्ड, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन डिसऑनर्ड, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, अभी मैंने समझाया था। बताओ, चेक जो हमने इंडोर्स किया था डिसऑनर्ड हुआ, हमने रणवीर से लिया था, तो रणवीर हमारा क्या होगा जी, दोबारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और हमें पेमेंट किसको करना होगा, श्रीकांत को हमें पेमेंट करना होगा। तो मुझे बताओ, श्रीकांत को पेमेंट करना होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होगा, श्रीकांत होगा, यानी कि सी में हम लोग टिक मार्क करेंगे, सी में। ऐसे समझना आपको। गुड सोल्ड टू राजीव फॉर ₹8,000, कॉस्ट इतना, सेल की एंट्री कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। डेबिट कार्ड के थ्रू सेल किया, हमेशा बैंक। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, पैसा कहाँ जाए, एंट्री क्या होगा जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने से 8,000। कौन सा डेबिट किया जाएगा, बैंक, तो डी में टिक मार्क करेंगे आप। मैं ज़्यादा पढ़ूँ, ऑप्शन पढ़ूँ ही क्यों, जब मैं कॉन्फिडेंट होकर मेरा सही है। तो कहता है क्वेश्चन में 17 अक्टूबर 2025 को फर्म ने परचेज किया गुड्स फ्रॉम राखी 7,000 का, और चेक से पेमेंट किया। राखी ने डिपॉजिट किया चेक 24 को। व्हाट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन 17 अक्टूबर। 17 बताओ, जब परचेज किया तो एंट्री क्या होगा जी, हमने परचेजेज अकाउंट डेबिट करना है, परचेज अकाउंट डेबिटेड। एंड टू, क्या राखी लिखूँ, नहीं सर, पे कर दिया चेक से। और चेक से अगर पे कर दिया, वो चेक कभी भी जमा करे, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो आज ही बैंक से पैसा दिखाते कि चला गया। तो 7,000 कहता है कि विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैंक में टिक मार्क करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना। ऐसे क्या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उन सब के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। 6 पे आप आइए। 6 पे
कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, नॉट एंट्री, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश इन डेबिट, बैंक इन क्रेडिट नहीं, ट्रांजेक्शन बिटवीन डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश और बैंक, एंड डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड, सी में टिक मार्क करेंगे, सी में टिक मार्क करेंगे। परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड क्या जी, ऑल परचेज ना, ऑल क्रेडिट परचेज पे टिक मार्क करेंगे। अच्छा एक मिनट, ये तो गेम वाला क्या है, ऑल परचेज ऑफ गुड्स ना, ऑल क्रेडिट परचेज, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट अदर देन गुड्स, तो ऐसे अब यहाँ मतलब हो गया कि ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स भी चाहे किसी का भी, तो ये ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, मतलब ऑथेंटिक लग रहा है, तो हम यहाँ टिक मार्क करेंगे। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर ऐसे भी लाइन दे सकता है जहाँ पे लगता है कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तो जो ज़्यादा सही होगा हम वहीं पे आपको जाके अपने आप को सही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे गुड्स एसेट्स कुछ भी हो सकता है, और यहाँ गुड्स तो ये सी ऑप्शन ठीक है। गुड्स बॉट फ्रॉम पी, द पेमेंट फॉर विच इज ड्यू आफ्टर ए मंथ, हमने गुड्स परचेज किया, एक महीने के बाद पेमेंट होना है, ये कहाँ एंट्री होगा, तो क्रेडिट पे परचेज किया, परचेज बुक में एंट्री करेंगे आप। सोर्स डॉक्यूमेंट और वॉचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक अब क्या जी, इनवॉइस, इनवॉइस जब सेल करते हैं तो इनवॉइस क्या करते हैं, हम देते हैं, तो जो इनवॉइस सेंट आउट, इनवॉइस जो हमने दिया उस पर एंट्री आपका होगा, ठीक है ना। फिर कहता है कि डेबिट नोट, हाँ मैंने कहा था कि दो वर्ड होता है बच्चे, एक आपका डेबिट नोट और एक वर्ड होता है आपका क्रेडिट नोट। मैं दोनों का मीनिंग आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि लाइफ टाइम तक आपके पास याद रहे। पहले मैं आपको बताता हूँ डेबिट नोट का मतलब। मुझे बताओ कि जब गुड्स को हम सेल करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, हम लोग मान लो हमने राम को सेल किया क्रेडिट पे, तो हम क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। मान लो हमने 10,000 का गुड्स हमने राम को सेल किया था, मान लो 10,000 का सेल किया था। जो 10,000 का सेल हमने किया था ना बच्चे राम को, राम ने क्या किया, उसमें से 2,000 का गुड्स हमें वापस कर दिया। तो मुझे बताओ अगर राम ने 2,000 का गुड्स वापस कर दिया तो एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न है ना, डेबिट हो जाएगा 2,000 से, और राम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट आपका राम अकाउंट आपका 2,000 का अमाउंट यहाँ पे 2,000। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो पहले तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये दोनों ही वर्ड आपके जुड़े हुए रिटर्न से जुड़े हुए हैं। अब आपको देखो कैसे हम समझेंगे। मुझे बताओ जब राम को हमने गुड्स सेल किया था तो राम को हमने क्या किया था, डेबिट किया था कि भैया हमें आपसे पैसा लेना है। लेकिन मुझे बताओ कि जब राम ने हमें वापस कर दिया तो उस केस में राम को हमने क्या किया, क्रेडिट किया कि डेबिट किया, सर क्रेडिट किया। अगर राम को हम क्रेडिट करेंगे तो मेरे बच्चे क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब कि हम उनको इंटीमेट कर देंगे, उनको बता देंगे कि भैया हमने आपको क्या किया जी, 2,000 से क्रेडिट कर लिया है। दोबारा सुनिए, डेबिट नोट हो चाहे क्रेडिट नोट हो, ये दोनों पहले तो रिटर्न से जुड़े हुए हैं। आपको फटाफट एग्जाम में एमसीक्यू करते समय ये देखना है कि रिटर्न के टाइम पे उस पार्टी को आपने डेबिट किया कि क्रेडिट। पार्टी को, अगर पार्टी को हमने क्रेडिट किया है विल इशू क्रेडिट नोट, अगर पार्टी को डेबिट किया है तो विल इशू डेबिट नोट। तो ये जो आपका हुआ ना, ये क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट नहीं हुआ। नाउ मान लो हमने क्या किया, मोहन से परचेज किया था, तो हमने एंट्री क्या किया था जी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, है ना, मोहन अकाउंट। मान लो 5,000 का 5,000 का, इसमें से 1,000 का जो गुड्स है ना बच्चे वो खराब क्वालिटी का है, हमने मोहन को वापस कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मोहन जिसको हमने आपका लायबिलिटी किया था उसको 1,000 से कम कर देंगे और क्या होगा, टू परचेज रिटर्न, आपका परचेज रिटर्न 1,000। यही होता है ना, बोलो हाँ यस सर। तो मुझे बताओ अगेन रिटर्न के टाइम पे मोहन को आपने क्या किया, डेबिट किया, तो हम क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट। तो आप ऐसे ध्यान रखना हमेशा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट परचेज और सेल के टाइम पे नहीं होता, उनके रिटर्न के टाइम पे होता है। अगर पार्टी के नाम को हमने क्रेडिट किया है रिटर्न के टाइम पे विल इशू क्रेडिट नोट, और अगर डेबिट किया तो हम क्या करेंगे, डेबिट नोट। तो आप कह सकते हैं कि डेबिट नोट इशू होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न, एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। अब देखो ना यहाँ पे क्या बता रहा है, डेबिट नोट इशूड फॉर गुड्स रिटर्न बाय अस, हमने गुड्स वापस किया है। तो जब हमने गुड्स वापस किया है यानी कि जो परचेज किया होगा वो वापस किया होगा, बोलो हाँ। तो परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या होगा जी,
परचेज रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट इशू होगा, यस सर। तो डेबिट नोट आपका इशू होगा, यानी कि आप क्या करेंगे, सॉरी परचेज, माफ कीजिए, डेबिट नोट कब इशू करते हैं वो पूछता है। फॉर गुड्स रिटर्न बाय अस, जब हमने वापस किया, इज टू बी रिकॉर्ड, अच्छा सॉरी, वो ये भी नहीं पूछ रहा, वो बोला कि कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। अरे बदमाश, परचेज रिटर्न है ना, तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात, डी में टिक मार्क कर देना। सेल्स रिटर्न बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, क्या जी, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एज वेल कैश ना, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस आपका, इन पे आपका, तो सी में टिक मार्क करेंगे, सी में टिक मार्क करेंगे। कैश बुक क्या है, सब्सिडरी बुक है, लेजर है, नन है, या जर्नल लेजर, दोनों है, दोनों है। वो सब्सिडरी बुक भी होता है, लेजर भी होता है, जर्नल मतलब सब्सिडरी बुक, तो ये दोनों है आपका, हम बी में टिक मार्क करेंगे। सिंगल कैश बुक में शो ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली डेबिट, सिंगल कैश बुक सिर्फ कैश कॉलम होता है और वो आपका सिर्फ डेबिट बैलेंस शो करेगा, है ना, और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ये। टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बताइए ये कैश बुक आपका है, इसमें जो डेबिट साइड में डिस्काउंट होता है वो कौन सा होता है, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस होता है। कहता है कि रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर व्हेन दे पे इज पोस्टेड टू, डिस्काउंट अलाउड का टोटल कहाँ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड का टोटल कहाँ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। अब डिस्काउंट अलाउड जब हम अकाउंट बनाएंगे तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के किस साइड में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ बढ़ता है तो जाता है तो डेबिट में, तो डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट देखो कहाँ है, डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, है ना। 4 आपका ये निकल के आया, 14th नंबर का डी। डिस्काउंट अलाउड का टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाता है, डिस्काउंट रिसीव का टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाता है आपका। क्लियर बात आपको, ये सर। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में जाएगा वो। पीरियोडिकल टोटल कहता है ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कहाँ जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में, है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट का टोटल फिर जाता है सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट में आपका, तो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कहाँ जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न के कौन से साइड में, तो सेल्स का क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट में आपका जाएगा, ठीक है ना। अगला है 16th आपका, कैपिटल है, इंटरेस्ट पेड, डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव, परचेज, ये सो ऑन। बोलता है कि डेबिट टोटल बताओ ट्रायल बैलेंस का कितना होगा, मतलब जो इसमें दिख रहा है उसका ट्रायल बैलेंस का डेबिट में टोटल कितना आएगा इनके मुताबिक। तो डेबिट जिनके जिनके बैलेंसेज होते हैं ना, हम उनको क्या करेंगे, सिर्फ ऐड करके देखेंगे। फटाफट एग्जाम में क्या करोगे, कैलकुलेटर को उठाओगे, डेबिट में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट पे डेबिट में आएगा, डेटर्स डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा, फिर आपका परचेज डेबिट में आएगा, रेंट डेबिट में आएगा, फिर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो इन सबको ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो आपका बी यानी कि 418,200 आएगा, उसमें टिक मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब जो काम है ना आगे वाला, ये अब आपका शुरू होता है, ये मेरा काम नहीं है। प्रैक्टिस सेशन आपका एमसीक्यू का, फॉर यू फिल द पावर, इसके अंदर में जितने भी और भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और इसका जो आंसर है ना, आंसर लास्ट में वो मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है, खुद मैंने किया हुआ है, तो गलती होने के चांसेस 0% आपके हैं, आप उसे आंसर अपना मैच कर लेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे कुछ है नहीं। क्लोजिंग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो सारी ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री सब कहाँ जाता है, जर्नल प्रॉपर में, है ना, ये सब आप जानते हैं। मैं इन द लेजर एक अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस एट द एंड में क्रेडिट में दिख रहा है, एंड में, तो बैलेंस क्या बोलेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी आपका, हम इसको बोलेंगे टू बैलेंस बीडी ऑन द डेबिट साइड, है ना, बोला ना, वो क्रेडिट में एंड में दिख रहा था, तो स्टार्टिंग क्या होगा जी, टू बैलेंस बीडी हो जाएगा ऑन द डेबिट साइड आपका। ये सब आपके लिए, मैं कुछ भी नहीं कराने वाला। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है, बाकी कुछ भी नहीं, सब बता चुका हूँ। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या क्या होता है जी, कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों होता है, यानी कि ऑल में चला गया आपका यहाँ पे, है ना। कहता है कि सनसेट टूर हैज सोल्ड गुड्स 3500 टू मोहन, 20 जनवरी को मोहन मेक्स पार्शियल पेमेंट 2100 रुपये टू सनसेट, एक्सेप्टेड BR, जर्नल एंट्री मेड ऑन 20 जनवरी फॉर सनसेट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इंक्लूड, पहले फटाफट एंट्री पास कर लें, ज़्यादा मत सोचो। सेल किया, टू सेल्स अकाउंट, ज़्यादा सोचोगे तो काम खराब होएगा, है ना। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना हो गया, 3500 रुपये आपका। कहता है कि 2100 रुपये का पेमेंट आपके पास आ चुका है, पार्शियल पेमेंट आया,
तो कैश में हमारे पास कितना आ गया, 2100 रुपये। और बाकी कह दे आपने बिल एक्सेप्ट किया बीआर के थ्रू। बीआर क्या होता है हम समझेंगे वहाँ पे बाद में। ये हमारी एंट्री हो गया। बोलता कि बताओ कि जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इसमें से कौन सा पार्ट आपको सही दिख रहा है। क्रेडिट टू कैश रिसीव 2100 रुपये ना, कैश रिसीव तो डेबिट होगा बदमाश, क्रेडिट थोड़ा होगा। क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा, ये भी गलत। डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी गलत। डेबिट कैश तो डेबिट करेंगे बट 2100 से ना कि 1400 से। डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, बीआर को अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, 1400 रुपये, तो आपका डी में टिक मार्क करेंगे। देख लो कैसा क्वेश्चन आता है। कौन सा ऑड आउट है, मतलब कि थोड़ा हट के दिख रहा है, मटेरियल, क्योंकि बाकी तीनों फिक्सेड से, एक करंट एसेट से। डबल एंट्री में आपका एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट होगा, तो ए में टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट क्रेडिट आइटम फ्रॉम जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव लेजर, क्या करते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। लेजर से जर्नल से लेजर में क्या पोस्टिंग होता है। टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग टोटल बोथ साइड अपीयरिंग इन द अकाउंट, क्या बोलते हैं आपका, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट बोलते हैं, बैलेंस करना, है ना। मैं क्यों करा रहा हूँ। जर्नल लेजर क्या, जर्नल क्रोनोलॉजिकल, लेजर करता है एनालिटिकल ऑर्डर में। आप इस सब चीज़ के लिए तो आप मास्टर बन चुके हो, मुझे नहीं कराना। मैं 1500 रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, देखो ना, जब हमने रेंट रिसीव किया है तो कैश टू रेंट आपकी एंट्री होनी चाहिए 1500 एंड 1500। जब हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया तो कहता है कि कैश बुक में तो करेक्टली हमने लिखा डेबिट में, मतलब ये डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है। कहता है कि ट्रायल बैलेंस में कैश में तो 1500 रुपीज़ की एंट्री दिख रही है, लेकिन हमने क्या किया, एंटर करेक्टली इन द कैश बुक पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट। रेंट जो क्रेडिट होना था उस रेंट को भी हमने क्या किया जी, डेबिट में ही लिख दिया आपका। तो मुझे बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 3000। कहाँ पे, क्रेडिट में आ गया। देखो ऑप्शन, डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000। यस, डेबिट आपका 3000 ज़्यादा दिखेगा क्रेडिट से, तो हम ए में टिक मार्क करेंगे। बाकी पढ़े क्यों, ऐसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 10-15 सेकंड चाहिए, ज़्यादा नहीं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर, ध्यान से, लेजर के बाद ऐसे तो हम लोग क्या बनाते हैं जी, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस आपका। लेकिन नेक्स्ट स्टेप इन्होंने ट्रायल बैलेंस लिख दिया। अगर ट्रायल बैलेंस लिख दिया तो ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करना, क्योंकि जनरली ये बनता है। अगर ट्रायल बैलेंस के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन कुछ भी होता तो मैं टिक मार्क कहाँ करता, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर ना, अगर ट्रायल बैलेंस दे देगा तो उसमें टिक मार्क करेंगे, अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में टिक मार्क होता। दोनों देगा तो हमेशा ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करना होगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट फाइंड की टोटल, ये देखो आप, कहता है कि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ना, ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, एग्जाम में ऐसे फटाफट करना आपको। अकाउंटेंट फाइंड्स दैट टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट, ये कहता है कि आपका डेबिट साइड जो है ना वो 1500 से कम दिख रहा है, मतलब 1500 रुपये यहाँ पे दिख रहा है बट इस साइड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हुआ डेबिट शॉर्ट है 15 से। तो इस डिफरेंस से क्या होगा, आपको मैं रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊंगा कि जहाँ पे शॉर्ट बैलेंस दिखेगा ना, इसको दोनों साइड टैली करने के लिए जहाँ पे शॉर्ट दिखेगा वहाँ पे हम ओपन करते हैं सस्पेंस अकाउंट। थोड़ा सा पहले बताया था, रेक्टिफिकेशन में ज़्यादा बताऊंगा। तो सस्पेंस विल कम टू डेबिट साइड, डेबिटेड टू सस्पेंस में टिक मार्क करना, क्रेडिटेड नहीं। जहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शॉर्ट, जहाँ पे कम दिखता है वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख के हम टैली करते हैं आपका, और फिर गलतियाँ ढूंढते हैं। आप बताओ क्रेडिट नोट इशू होता कब, अब आप पता है क्रेडिट नोट, आप बताओ क्रेडिट नोट आपका इशू कब होता है, क्रेडिट नोट कब इशू होता है। तो क्रेडिट नोट हमने कब इशू किया था, ये देखो ना, ये देखो आप, क्रेडिट नोट जब हम सेल्स रिटर्न के टाइम पे, जब पार्टी को क्रेडिट करते हैं सेल्स रिटर्न के टाइम पे, तो क्रेडिट नोट का क्या हो गया, सेल्स रिटर्न के टाइम पे। कहाँ चला गया आपका, सर क्यों करा रहे, छोड़ दो ना, हम खुद करेंगे। तो करना बदमाश, ऐसे थोड़ा मन कर रहा है। सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ब्रदर्स, कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में आपका जाएगा, है ना। पार्शियल रिकवरी हुआ सी से 2000 रुपये, जो पहले बैलेंस लिख दिया था, तो पार्शियल रिकवरी हुआ तो एंट्री का कैश टू बैलेंस रिकवर, कैश बुक में जाएगा, कैश बुक में यहाँ पे जाएगा, है ना। रेक्टिफाइंग एंड एरर जितने भी होते हैं बच्चे सब कहाँ जाते हैं, जर्नल में, जर्नल एंट्री बनती है उसको आपका। क्रेडिट परचेज स्टेशनरी का कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट परचेज का स्टेशनरी ना, जर्नल प्रॉपर बनेगा, क्योंकि बुक गुड्स होता तो यहाँ पे जाता। मैं क्यों कर रहा हूँ इसको। बिल्स रिसीवेबल 1000 का विच वाज रिसीव फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, इतना इज डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड हुआ, बिल
एक्सेप्टेंस रिसीव करते हैं तो बीआर बुक में जाएगा, डिसऑनर्ड सब जाएगा जर्नल एंट्री में, सब एंट्री बनती है आपका, है ना। तो परचेज गुड्स फ्रॉम ई वर्थ क्रेडिट पे आपका परचेज बुक में जाएगा। ये चीज़ आप देख लोगे मेरे बच्चे, ये सारी चीज़ें आपके लिए है और एक एक कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूँ, मैंने सब कुछ देखा हुआ है, मुझे कहीं भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक आपने लॉयर को आपने 5000 का फीस किया है ना, कोई फैक्ट्री साइट जो था आपका उस पर किसी और ने भी केस कर दिया तो उस केस के लिए तो ये रूटीन के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे, सब बता चुका हूँ। रिपेयर कॉस्ट 50,000 है, वाइट वॉश कराया 10,000 पे, एक्सटेंशन कैपिटलाइज करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैपिटलाइज करते हैं, अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड, एक्सपेंस कितना दिखाएंगे ये और ये तो दोनों कैपिटलाइज किया जाएगा। तो आपका 60,000 का ही है तो उसमें टिक मार्क कर देना। आपने रिपेयरिंग पे खर्च किया, रेवेन्यू है, बता चुका हूँ सब कुछ आपका। ओवरऑल ऑफ द मशीन, सेकेंड हैंड मशीन को ओवरऑलिंग किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट टाइम जितने खर्चे होंगे हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं, मैं बता चुका हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाइट वॉश रेवेन्यू है। पेपर परचेज फॉर यूज ऑफ स्टेशनरी रेवेन्यू आपका होता है, एक्सपेंस है। रेगुलर रेवेन्यू आपका है। प्रेजेंट लायबिलिटी एक हमारे ऊपर लायबिलिटी है लेकिन अमाउंट अनसर्टेन है, हम उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं, आगे सिखाऊंगा ठीक से, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटीजेंट लायबिलिटी कभी रिकॉर्ड नहीं होता, इसका मतलब आगे सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा बता दूं, जो लायबिलिटी अभी हमारे ऊपर नहीं है आगे बन सकती है, आज होती तो मेरे बच्चे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, फ्यूचर में बन सकती है, थोड़े बैलेंस शीट में आएगा, वो नोट्स में दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट में कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं होता। ये सब जानते हैं, मैं कुछ नहीं बताने वाला, ये सब आपको पता है, ये सब आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा और आपको देखना होगा कि आपके कितने मार्क्स एक्चुअली आ रहे हैं जो प्रैक्टिस सेशन उसके अंदर में। और मुझे एक काम जरूर करेंगे कि जो कमेंट सेक्शन में ना आप मुझे बताएंगे कि सर जो मास्टर जो हमारे लिए आपने प्रैक्टिस सेशन दिया था जिसमें कि टोटल 117 क्वेश्चंस हैं, इसमें से इतने मार्क्स हमारे आए हैं, इतने हमारे मार्क्स नहीं आए। मैं सबका एक एक कमेंट सेक्शन में देखूंगा और मैं वेट करूंगा कि आप क्या करते हैं। मेरे बच्चे इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन अभी हमारा कारवां नहीं रुका है, हम मिलेंगे अगले चैप्टर में इसके आगे का रिवीजन करने के लिए, और अभी बहुत कुछ करना है। मकसद एक ही है, सीएमए फाउंडेशन डिस्टिंक्शन के साथ पास। जय सीएमए, जय सीओसी, जय मेरे बच्चे, आपकी बात करता हूं।